नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मेरे बगल में हृदय जोशी बैठे हैं एक हफ्ते के अंतराल के बाद। स्वागत है हृदय आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस हफ्ते जो बहुत सारी सुर्खियां हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ लीजिए, शार्दुल नहीं है, वो जिम्मेदारी उठाने से आपने अपने को रोक लिया। मैं आपका लिखा हुआ पढ़ूं इस काबिल नहीं होगी। मैंने कहा मैं आपका लिखा हुआ पढ़ूं इस काबिल नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हृदय के अलावा स्टूडियो में हमारी साथी मनीषा और आनंद वर्धन, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं करुणा नंदी, वो भी जुड़ेंगी। और इस हफ्ते जो सबसे बड़ी खबर रही, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के ऊपर जो लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप, उनके घर में जो कैश की बरामदगी की बात कथित तौर पर कही जा रही है, कि उसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है दिल्ली की, वो क्या सोचती है इसके बारे में। बहुत सारी तमाम तरह की कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। जो अभी तक की अपडेट है वो मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो वो ये है कि यशवंत वर्मा को उनका जो पिछला हाई कोर्ट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर वापस भेज दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है उनको। और साथ में एक 3 सदस्यों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जो उनके जांच करेगी इस पूरे मामले की। इसके अलावा भी कई सारे घटनाक्रम हैं, जब हम बात करेंगे तो उस पर सारी चीज़ों का जिक्र होगा। ये हमारी लेकिन बातचीत का आज मुख्य बिंदु रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे एक दो ज़रूरी जानकारी, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री के हवाले से बहुत ज़रूरी है, अहम है। हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है एक, जो कि पुलिस की जो ब्रुटैलिटी है, पुलिस की जो एट्रॉसिटी है, अलग अलग रूपों में अलग अलग देश के हिस्सों में हमेशा थोड़े थोड़े अंतराल पर सामने आती रहती है। इससे जुड़ा हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, जिसमें हम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। इस एनएल सेना को आपकी मदद की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। ये न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का साझा एनएल सेना प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हवा का हक, हमारा जो कैंपेन जो साल भर तक जारी रहने वाला है, ये भी चल रहा है। इसको कैसे आपको जुड़ना है, हमने कई बार इस पर बातचीत की है। आप आरटीआई कर सकते हैं, आप अपने शहरों में जो भी एक्यूआई मॉनिटरिंग सेंटर है, पर्यावरण से जुड़े केंद्र हैं, उनसे आप जानकारी मांग सकते हैं। कैसे मांग सकते हैं आरटीआई के ज़रिए, ये इसका एक पूरा तरीका हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। वहाँ पर जाकर आप आरटीआई के ज़रिए जानकारी ले सकते हैं। आपका जो हवा का हक कैंपेन अभी चल रहा है इसकी एक इम्पोर्टेंस है। अभी मेरे किसी दोस्त से बात हुई थी कि ये अभी तक लगातार चल रहा है, साल भर का कैंपेन है क्या? तो मैंने उन्हें बताया कि इम्पोर्टेंट इसलिए है हवा का एक कैंपेन साल भर चलाने के लिए, क्योंकि जब हवा की प्रॉब्लम शुरू होती है, प्रॉब्लम तो अभी भी है, पर जो क्रिटिकल बहुत बुरी हालत हो जाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि पूरे साल कोशिश हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्लॉ ये है कि जिसमें मीडिया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आवाज़ उठाने के मामले में। हालांकि ये काम सरकार का है और अथॉरिटीज़ का है कि उनको झकझोरने वाली जो संस्थाएं हैं वो तब जो खड़ी होती हैं उसके बाद जब वो हो जाती और हैं। तो बिल्कुल एक इसलिए इसको पैटर्न सपोर्ट बन गया है। दिवाली से शुरू होता है, फिर फार्म फायर्स तक रहता है, थोड़ा बहुत जनवरी तक लोग हल्ला मचाते हैं, फिर सब हाँ, भूल क्योंकि जाते जनवरी हैं। फरवरी तक मेट्रोलॉजी सपोर्ट नहीं हाँ। करती है, उसके बाद थोड़ा गर्मी होती है। हालांकि ओ, अभी भी बहुत धूल है एयर पे। धूल अभी भी है। और एक चीज और साथ में हम बता दें कि ये पूरा जो कैंपेन है, ये सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक कैंपेन नहीं है, क्योंकि हवा जो खराब है वो कमोबेश 2 टियर 3 टियर हर शहर में ये अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। इसलिए भी इस ओर सबका ध्यान जाना जरूरी है, खासकर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ध्यान खींचना बहुत जरूरी है इस मामले में। जैसे कि अभी दिल्ली में कलकत्ता से बेहतर हवा है, हाँ, पटना से बेहतर हवा है, हाँ, काफी ऐसी और जगहें फिर हैं। उसमें दिल्ली की भी अपने अपने इलाकों को अगर आप देखेंगे अलग अलग, उसमें भी तो बहुत जैसे जो बात इन्होंने पॉकेट्स में। पूरे देश की कही, उसमें एक लाइन सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, ये कि दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में, मैं एहतियात के साथ बोल रहा हूँ, 25 जो है वो हिंदुस्तान के हैं। हाँ, ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। जी जी। और हमारा जो सब्सक्रिप्शन का की दरें हैं, हम कई बार आपसे बातचीत कर चुके हैं इस मामले में। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपनी सब्सक्रिप्शन की दरों को कम कर दिया, खासकर चर्चा की जो कीमत है इस समय 99 रुपये में भी आप चर्चा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारे तमाम जो सब्सक्राइबर्स थे, हमारे जो श्रोता थे, उनसे बार बार ये फीडबैक हमें आ रहा था कि कुछ कीमत कम होनी चाहिए, ताकि वो लोग भी हमारे शोज़ को, हमारे पॉडकास्ट को सुन सकें जो लोग ज़्यादा कीमत नहीं दे सकते। तो आप 99 रुपये में भी इसको अब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस हफ्ते की सुर्खियां जो हैं वो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने रखता हूं, और उसके बाद हमारी जो बातचीत है 2 मुख्य मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाली है। एक मैंने पहले बताया, दूसरा है जो महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ हुआ और उसके बाद वहाँ तोड़-फोड़ हुई, उसको लेकर भी कुछ बातचीत हम लोग करेंगे। जो
एक बड़ी सूचना अभी आ रही है, वो है म्यांमार और थाईलैंड में तेज भूकंप के झटके आए हैं। रिक्टर स्केल पर 7.7 बताई जा रही है इसकी तीव्रता। क्योंकि अभी बहुत ताज़ा जानकारी आई है, कितना नुकसान हुआ है इस बारे में और डिटेल्स का इंतज़ार है हम लोगों को। कल तक ज़्यादा स्थिति बहुत स्पष्ट होगी। डरावने विजुअल्स आ रहे हैं हाँ। वहाँ से, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर इनफैक्ट रही है। बैंकॉक से बहुत सारे विजुअल ऐसे आ रहे थे जिसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग कई जगह कोलैप्स कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा जानमाल की क्षति ना हुई हो। इसके अलावा एक बड़ी जो राजनीतिक हल्के से खबर आई कल परसों में, काफ़ी उसकी चर्चा रही। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई को अचानक से, लोकसभा की कार्रवाई को अचानक से स्थगित कर दिया और उन्होंने ये कहते हुए इसको स्थगित किया कि विपक्षी सदस्यों और खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी का जो रवैया है वो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, इसलिए उन्हें सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। इसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सदस्य थे उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और इस बात पर चिंता जताई है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देना एक गलत परंपरा की शुरुआत हो सकती है। इसको लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, डीएमके, आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों ने संसद को स्पीकर को एक लेटर भी लिखकर दिया है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हृदेश, थोड़ा क्या आप चाहेंगे कि अभी इस पर हम बात करें कुछ चीज़ों पे? इसके कई पहलू हैं, या फिर हम पहले एक बार जो सुर्खियां हैं? ठीक है, तो आप जैसे ठीक समझें। तो ठीक है, मैं एक बार जल्दी से बाकी जो सुर्खियां हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं और फिर हम इस पर आते हैं। जो सबसे बड़ी खबर पिछले हफ्ते की थी वो मैंने आप लोगों को बताया, जो कि हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा। उनके घर में स्थित एक कमरे में करोड़ों रुपए बरामद होने की बात कथित तौर पर कही गई और उस कमरे में आग लग गई थी होली के दिन और फायर ब्रिगेड जब वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर उसे जली हुई अवस्था में बहुत सारे पैसे मिले। अब इसके बाद उनको वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उनके जांच के लिए इस मामले की एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस मामले में और भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। मसलन देश के 6 हाई कोर्ट की बार एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से मुलाकात की है और उन्होंने मांग की है कि ये जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर है उस पर रोक लगाई जाए और इसकी पहले थॉरो जांच हो, जानकारी सारी सामने आए कि ये मामला है क्या। इसमें गुजरात हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, लखनऊ बार एसोसिएशन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन शामिल है। ये सारी बार एसोसिएशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई, इसलिए ज़्यादा वजन हो जाता है इस जी। बात का। तो ये इस लिहाज से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि जो बहुत सारी कहानियां आ रही हैं जज के घर में पैसे मिलने की, उसमें उसका कोई एक बहुत क्लीन पैटर्न नहीं है, ब्लैक एंड वाइट जैसा वो नहीं दिख रहा है और लोगों को संशय है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि पहले इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, फिर उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई हो। आज हियरिंग भी हुई सुप्रीम कोर्ट में, एफआईआर के लिए जो प्ली हाँ, है वो उन्होंने खारिज कर दी वो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी बहुत जल्द है अभी कि अभी एफआईआर एफआईआर करना, दर्ज नहीं पहले होनी चाहिए। इंक्वायरी हो। स्टैंड अप कॉमेडियन जो कुणाल कामरा के खिलाफ शिवसेना शिंदे ग्रुप का हमला था, वो लगातार उनका गुस्सा जारी है। आप लोगों को पता है कि पहले उनके वेन्यू में तोड़फोड़ हुई, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और अब भाजपा के एक एमएलए हैं प्रवीण दारेकर, उन्होंने कुणाल कामरा और साथ में शिवसेना यूबीटी के जो प्रवक्ता सुषमा अंधारे हैं, इनके खिलाफ महाराष्ट्र के विधानसभा में एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राहुल नार्वेकर जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें अभी इस पर फैसला लेना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम निर्णय दिया कल और उसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर रोक लगा दिया है जिसमें किसी नाबालिग लड़की की छाती को दबाना या उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना और इस एक्ट को बलात्कार के प्रयास नहीं मानने का निर्णय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि एक जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर हाई कोर्ट की रोक लगा दी है और चिंता भी जताई है। उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर बिना कानूनी प्रक्रिया के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते नाराजगी जताई। ये जो मामला था सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से वो परेशान है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार नोटिस जारी करने के एक दिन के भीतर ध्वस्त कर देती है घरों को, वो बहुत चिंताजनक है और हमारी चेतना को बहुत झकझोरने वाला है। एक खबर छत्तीसगढ़ से है। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था। याद होगा आपको, जिस दिन लोकसभा की कार्रवाई बजट सत्र की शुरू हुई थी, पहले दिन उसी दिन ईडी का ये छापा पड़ा था
अब 16-17 दिनों बाद उनके घर पर एक बार फिर से सीबीआई ने छापा मारा है और कथित तौर पर जो कथित महादेव सट्टेबाजी घोटाला है उस मामले में सीबीआई जांच कर रही है बघेल की। उनके रायपुर और भिलाई में जो घर हैं उन घरों पर छापेमारी हुई है। अगली खबर संभल से है। संभल की शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष ज़फ़र अली को वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इंटरिम जमानत देने से मना कर दिया है। जिला अदालत ने कहा है कि शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष की अंतरिम जमानत याचिका पर वो सुनवाई नहीं कर सकती, वो खारिज कर दी जाती है। इनको नियमित जमानत याचिका के लिए फुल टाइम बेल के लिए आना पड़ेगा और इसके लिए उसने 2 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। अगली खबर बिहार से है। बिहार में तमाम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की जो रोज़ा इफ्तार पार्टी थी उसका विरोध किया है और उसका बहिष्कार किया है। इन तमाम मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, जेडीयू उसका समर्थन कर रही है और नीतीश कुमार इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इससे वो लोग नाराज़ हैं। एक बार फिर से मांस की दुकानों को लेकर दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है और नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की धमकी एक बार फिर से दी गई है। जो भाजपा के विधायक है रविंद्र नेगी पटपड़गंज से, उन्होंने ये धमकी दी है और उन्होंने कहा कि भले ही पूरे दिल्ली के इलाके में ये निर्देश लागू ना हो, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में वो इसे लागू कर रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली अपनी सरकार का जो पहला बजट पेश किया है, 1 लाख करोड़ रुपए का यह बजट है। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की जो जर्जर और पुरानी जो सीवेज सिस्टम है, सीवर लाइनें हैं, उनको बदलने के लिए 250 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ताकि तो फ्लडिंग थोड़ी हाँ। देखना पड़ेगा मानसून में क्या हाल होता है। ये 500 करोड़ रुपए वाली जो बात है, तो मैं थोड़ा सा हृदय अगर आप इस पर रोशनी डाल सके और बाकी लोग भी, एक लंबा अरसा है जब हम अगर यमुना और गंगा को देखते हैं, पहले गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, फिर बीच में एक गैप है, उसके बाद नमामि गंगे परियोजना है, फिर इस तरह के बड़े, तो एक बहुत मोटा हिस्सा लगातार गंगा और यमुना की सफाई के नाम पर लंबे समय से और 80s ऑनवर्ड ये चल रहा है। फिर भी नदियों का कोई बहुत ज़्यादा बदलाव उसके चेहरे में, उसके हालत में नहीं हो रहा है। इस 500 करोड़ रुपए से और केवल दिल्ली सेंट्रिक किसी अप्रोच से क्या यमुना की स्थिति बहुत बदल सकती है? बेहतर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है, जो कि वहाँ से लेकर स्टार्ट से लेकर जब वो मैदानों में कम हो गए सेंटर होती है पहाड़ छोड़ के, तब से लेकर और इलाहाबाद तक अगर कोई कंप्लीट पैकेज ना हो, प्लान ना हो, तो फिर इस तरह के प्रयास से कितना हासिल हो सकता है? देखिए, ये सबको मालूम है कि यमुना का जो पोल्यूशन है, ज़्यादातर जो पोल्यूशन है, जिसमें कि ज़्यादातर जो रसायनों का जो केमिकल एफ्लुएंट सबसे ज़्यादा है और सीवेज का पोल्यूशन है, वो उसका 90% पोल्यूशन जो है वो दिल्ली वाले स्ट्रेच में ही है। सो दिल्ली वाले स्ट्रेच को कंट्रोल करना और उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यमुना की लाइफ और यमुना का पोल्यूशन जो दिल्ली में दिखाई देता है, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। यमुना की लाइफ तो उसके ओरिजिन जो यमुनोत्री के बाद डाक पत्थर में जब यमुना पहुंचती है तो वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी नदी को पकड़ के आप एक नहर में, कैनाल में डाल देते हैं और वो फिर हाइड्रो पावर के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो रिवराइन लाइफ खत्म हो जाती है पूरी तरह से। और यमुना कई बार आपको बिल्कुल सूखी दिखाई देगी, उसमें कुछ पानी नहीं है। अभी तो और ऊपर उन्होंने वहां पर उस जगह पे डैम बनाने, यमुनोत्री के कुछ नीचे नए डैम्स बनाने का काम भी चल रहा है, तो ये और बुरी खबर है। लेकिन दिल्ली में अगर वापस लौटते हैं तो दिल्ली में 2 तरह के खतरे हैं। पहले तो ये, दिल्ली में जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन होते थे, यानी बरसाती परनाले जो आते हैं, उन सबको ढक दिया गया है, कहीं सड़क चौड़ी करने के नाम पर, कहीं पर कुछ और कहीं पर पार्क बनाने के नाम पर, जो कि किसी भी वाटर बॉडी को ढकना सबसे गलत चीज़ है किसी भी प्रक्रिया में। तो ये कहा जाता है नहीं, ये गंदगी है और इसको ढक दे, जबकि वही पानी यमुना को फीड भी करते थे और यमुना को एक इकोलॉजिकल फ्लो भी देते थे। तो ये 2 चीज़ें जो कम हुई हैं यमुना में। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में अनमोल ने एक बहुत अच्छी स्टोरी न्यूज़ लॉन्ड्री पे ही की है और मेरी ओर से मैं सोचा वो रिकमेंडेशन भी जोड़ दिया है इस बार, वो ये कि किस तरह से कब्जा जो है यमुना के पूरे फ्लड प्लेन्स में किया गया। पार्क्स बन रहे हैं, नहीं, उसके अलावा जो जरूरी बातें बताए, जैसे पूरा का पूरा जो खेल गांव बना कॉमनवेल्थ के लिए, वो यमुना की फ्लड प्लेन पे, अक्षरधाम मंदिर है, यमुना बैंक जो मेट्रो स्टेशन है वो उसी में है, और लगातार बाकी चीजें भी यमुना पे ही बन रही हैं। श्री श्री का एक कार्यक्रम हुआ था, इस पे एनजीटी ने वो भी लगाया था, तो उसमें तो पर कार्यक्रम हो गया था उसके बाद फिर तो उसके बाद जो कपिल मिश्रा अभी दिल्ली के मंत्री हैं, इनको याद करना चाहिए, इनको पुराना स्टेटमेंट ट्वीट इनका दिखाना चाहिए। इन्होंने लिखा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, तो इन्होंने लिखा था आज से पहले तो यमुना में श्री श्री को डिफेंड करते हुए
कि क्या यमुना में डॉल्फिन चल रही थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान वो हुआ था, तो प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे उस कार्यक्रम को। तो ऐसा तो नहीं है यमुना में डॉल्फिन चल रही थी, तो किसी ने ये नहीं कहा कि यमुना में डॉल्फिन चल रही थी, लेकिन जहां डॉल्फिन नहीं है इसका मतलब उससे बर्बाद। तो ये 500 करोड़ का, या प्रधानमंत्री ने 13 मीटिंगों में जो शिरकत की है या उस पर नजर रखी है, कई लोग ट्वीट्स कर रहे हैं इस तरह के, हमने पहले भी देखी है ये बातें। तो यमुना की सफाई के लिए सबसे पहले उसका इकोलॉजिकल फ्लो और यमुना की जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं वो, और यमुना के अंदर जो कब्जा है, ये 3 चीजें खत्म। एक क्विक क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एडवाइस करना हो कि ये 500 करोड़ में से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाना चाहिए, किस ये सब चीजें नहीं जाना चाहिए तो हम बता सकते हैं, क्योंकि वो ब्यूटिफिकेशन के नाम पर रिवर फ्रंट बनाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हर जगह रिवर फ्रंट बनाने का, और आप अच्छे अच्छे पत्रकारों से भी बात करें जिनको जो वेल मीनिंग है, उनको लगता है कि रिवर फ्रंट बनाना नदी को, ये एक वेस्टर्न आइडिया है जहां पर पूरी नदी और कम जनसंख्या है, जनसंख्या का प्रेशर, और वो एक नदी की एक धारा को शहर से निकालते हैं ताकि वो शहर के लोगों के लिए ब्यूटिफिकेशन का हिस्सा। पर नदी के रिवर फ्रंट बना जैसे आप बनाते हैं, जैसे मैंने कहा कि नदी की जो लाइफ है उस पर आप हमला करना शुरू करते हैं, तो ऑलरेडी रिवर उस पर तो कब्जा है ही है, उसके नाम पे फिर आप वहां पर बहुत सारी चीजें बनाएंगे। तो इट शुड बी वेरी साइंटिफिक एंड ए वेरी स्मॉल एरिया, और बहुत विशेषज्ञों से बात करके होना चाहिए। वो आप ये नहीं कि रिवर फ्रंट के नाम पे आप कई किलोमीटर लंबा बिना पूछे हुए बनाते जाएं। तो अहमदाबाद में तो बना है। हाँ। पर हाँ, जैसे प्रधानमंत्री को सारे जो डिप्लोमेट्स आते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं दूसरी कंट्री के, उनको अहमदाबाद ले जाना पड़ता है रिवर फ्रंट के लिए, तो अब वो दिल्ली में ही कर सकते हैं उसके बाद। ये इसलिए ये मतलब ये भी है कि उनको ये लगता है कि 5-10 साल 15-20 साल में जब वो बन के तैयार होगा तब तक वही रहेंगे। नहीं, वो 1.5 साल 2 साल में भी बना सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि आनंद, आपका कोई टेक इस पर? नहीं, मेरा नहीं कुछ टेक। नदी रहे चाहे जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मेरा मानना है कि जो नीति निर्धारण होगा उसमें कई चुनौतियों जिनकी उनका अभी उल्लेख हुआ, उनका जो है एक संज्ञान लिया ही जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो है पूरी तरह से वैक्यूम में वो नीति निर्धारण होगा। तो देखते हैं। चलिए, जस्ट टू एड वन पॉइंट, जैसे हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे कि दिवाली के वक्त हम बात करना शुरू करते हैं, वैसे यमुना की बात हम छठ पूजा के आसपास करने लगते हैं, जब वो इमेजेस आने लगती हैं फोम के साथ लोग पूजा कर रहे हैं। एक चीज और हुआ है दिलचस्प, पता नहीं अब ये लागू कितना होगा, क्योंकि ये यमुना में कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को और जानकारों को बहुत समझ दी है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जीवित नहीं है, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी कोर्ट से लेके, और ही वॉज ए रिटायर्ड फॉरेस्टर। तो उनका एक बात ये हमेशा कहते, बाकी बातों के अलावा, बाकी न्यूएंसेस के अलावा, उन्होंने ये बात जरूर समझा कि पहली मोटी चीज जो है, किसी नदी को जिंदा रखने के लिए उसका फ्लो चाहिए। तो आपने जो बात कही ना कि हम केवल दिवाली के दौरान करते हैं, आप कभी देखिएगा अगस्त के दौरान यमुना में लाइफ कितना लौट आती है, ओनली बिकॉज दे आर कंपेल्ड टू लीव वाटर इन यमुना बिकॉज दे आर सो फ्लडेड देयर डैम। तो ये है, तो वो एक छोटी सी चीज। और यमुना एक ऐसी नदी है जो जहां मिलती है उसकी सहायक नदी उससे बड़ी होती है, चाहे वो टॉन्स हो या चाहे चंबल उससे बड़ी है, जहाँ चंबल से मिलती है टॉन्स उससे बड़ी है। छठ के विषय में मैं बता दूं कि महानगरों में जलाशय का अभाव है, कम वाटर बॉडीज हैं, इसीलिए जो है जो बड़ी नदियां हैं उन पर ज़्यादा दबाव है। आप जिस क्षेत्र का यह पर्व है उधर जाइएगा तो लोगों ने जो बहुत छोटे छोटे पोखर हैं, जो तालाब हैं, उसमें ये करते हैं। जरूरी नहीं है, गंगा के पास करना एक अलग बात है, माना जाता है, लेकिन गांव-गांव में पोखरों में ही होता है। पोखरों क्या, लोगों ने तो जो है अपने घर के छत पे जो है हौद बना रखे हैं, उसमें भी छठ हो जाता है। घर के कंपाउंड में ही कुछ बना लिया, उसमें भी हो जाता है। अभी महानगरों में कई मोहल्लों में मैंने देखा कि एक ट्यूब है, रबर का ट्यूब बड़ा सा है, और वो एक तरह का आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल टाइप का बना देते हैं। और स्विमिंग पूल में भी अब बुकिंग होने लगी है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जो महानगर है उसमें जलाशय कम है, तालाब कम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएल चर्चा में। हमारे साथ करुणा नंदी जी भी जुड़ गई हैं, और हम अपनी बातचीत जो कर रहे थे वो यमुना के इर्द गिर्द वो बातचीत थी। बस एक चीज़ जो हृदय आप कह रहे थे उसमें एक लाइन मुझे बस जोड़ना था। आपने मनोज मिश्रा का जिक्र किया। मनोज मिश्रा ने इतनी लड़ाई यमुना के लिए लड़ी थी। वो जो मैप जो रेफरेंस पॉइंट आता है बार बार कोर्ट में जब भी यमुना के ऊपर कोई बनता है,
वो उन्हीं का बनाया हुआ था कि 92-91 के पास कितना यमुना के फ्लड प्लेन में क्या क्या अवेलेबल था, और उसके बाद कैसे कैसे उसके फ्लड प्लेन को लगातार उसमें नए कंस्ट्रक्शन, नई चीज़ें बढ़ाते गए और उसके स्पेस को ख़त्म किया गया। तो वो उनका काम का एक वो है रेफरेंस में कि वो हमेशा उसी का जिक्र होता है लीगल उसमें। और वो बात जो आनंद कह रहे थे, उससे ही क्लोज करते हैं, काफ़ी बात हम कर चुके हैं कि जलाशयों वाली बात बिल्कुल सही उन्होंने कही। जलाशय शहरों में कम है, इसलिए नदियों पर दबाव है, लेकिन ये भी सच है कि जलाशयों से भरा हुआ शहर दिल्ली हुआ करता था। और हाँ। मिश्रा ने कहा दिल्ली की जियोलॉजी ऐसी है कि वहाँ कभी फ्लड होना नहीं चाहिए, राइट? फिर भी आज दिल्ली में फ्लडिंग होती है। इट मींस वी हैव डन सीरियसली समथिंग बहुत बुरा, हमने कुछ बहुत सीरियसली रॉन्ग किया है। और गार्बेज जो है पूरा उन जगहों पे डंप किए गए हैं जो कभी जलाशय होते थे, इस वजह से अर्बन फ्लडिंग भी होती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यमुना पर बातचीत हो गई, मैंने सारी करीब हेडलाइंस हमारी हो गई। एक और हेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। असम में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम है दिलबर हुसैन मजूमदार। मजूमदार असम की एक कोऑपरेटिव बैंक है, असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक। इसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसको कवर करने के लिए गए हुए थे और वहाँ से लौटने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। मज़े की बात जो ये है इसमें इम्पोर्टेंट वो ये कि ये जो असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है, इसके डायरेक्टर्स में शामिल हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। तो इस गिरफ्तारी को पॉलिटिकल नज़रिए से देखा जा रहा है। इसमें और ज़्यादा जानकारी हम आपको देंगे न्यूज़ लॉन्ड्री पर रिपोर्ट्स के ज़रिए, और उसके और परतों को आपके सामने लाएंगे। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। जो पहला विषय था हमारा, जिस पर हमने बताया कि कैसे इस हफ्ते सबसे ज़्यादा चर्चा में रही दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में लगी आग और उसमें पाए गए जले हुए पैसे, और उसके बाद तरह तरह की कहानियाँ। तो स्टूडियो में मेरे साथ हमारे तीनों साथी मौजूद हैं, इनसे आपका परिचय हो गया। करुणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करुणा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसी विषय पर बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में की वरिष्ठ एडवोकेट हैं, देख रही हैं इस पूरे मसले को। लीगल फ्रेटर्निटी में किस तरह की बातचीत चल रही है, किस तरह की कहानियाँ, क्योंकि हम लगातार यहाँ से बैठकर अलग अलग थियरी सुन पा रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो इस मामले में हुई हैं जो हम अपने दर्शकों और श्रोताओं को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर एक जांच कमेटी बनाई है, और वो एक सही दिशा में कदम है। इसके अलावा उनके ट्रांसफ़र का आदेश आया है। इसको लेकर अब कई तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग विचार आ रहे हैं, कई बार एसोसिएशंस का विरोध कर रही हैं। तो ये जो चीज़ है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका को भी खारिज किया है। तो थोड़ा सा अगर हमें आप पूरा एक इसकी ओवरऑल तस्वीर दे पाएँ इस पूरे मसले की, तो हमें बातचीत को भी समझने में आसानी होगी, और साथ में जो हम लोग स्टूडियो में हैं उनके पास भी कुछ सवाल होंगे आपसे, तो वो पूछ पाएंगे। जी अतुल जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब ये खबर पता चली सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत ताज्जुब हुआ लोगों को। हमारी कम्युनिटी में, वकीलों की कम्युनिटी में बहुत ताज्जुब हुआ लोगों को। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि यशवंत वर्मा जी बहुत ही अच्छे जज थे। दूसरी बात कि इतना सारा कैश कोई किसी भी इंसान जिसकी लीगल ट्रेनिंग है, चाहे वकील हो चाहे जज हो, वो घर पे नहीं रखेगा। तो एक शेल कंपनी बना के या तो केमन आइलैंड्स में या तो कहीं और ये भिजवा दिया जाता है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, चाहे पीएमएलए के हों, चाहे पोका के हों, घर पे नहीं रखा जाता। स्पेशली अगर आप जज हैं, आपका घर भी पब्लिक है, आप खुद का भी नहीं होता, तो क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, सीपीडब्ल्यूडी को भी एक्सेस होता है। ये जो था ये कैश ये आउट हाउस में हुआ, आउट हाउस निकला, और ये स्टाफ क्वार्टर्स के पास था। इन चीजों की वजह से लीगल कम्युनिटी को बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन ये भी है कि अगर कोई जज करप्ट है तो फिर असर किस पे पड़ता है? सबसे ज्यादा हम पर ही पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब कि हमारे जो लिटिगेंट्स हैं उनको फिर न्याय मिलना कब पता चले कि न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों साइड बहुत ही जरूरी हैं। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस लागू करना बहुत जरूरी था, और ये जो स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है फिलहाल चीफ जस्टिस ने लागू किया है,
उन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बिठाई है और ये जो कमेटी मेंबर्स हैं वो दिल्ली से भी और इलाहाबाद से भी दोनों से दूर हैं। ये हैं कर्नाटका के चीफ जस्टिस, हिमाचल के चीफ जस्टिस और पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस। तो अब जब ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट निकलेगी तब चीफ जस्टिस के हाथ में कौन से अस्त्र हैं। पहला या तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू करने का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, या तो पहली बात तो ये है कि वो रेकमेंड कर सकते हैं कि जज रिजाइन कर ले। अगर जज ने नहीं रिजाइन किया तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई इम्पीच हुआ नहीं है। 4 जनों का इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था और फिर वो सक्सीड नहीं हो पाया। ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन चीफ जस्टिस एफआईआर दर्ज करने का भी परमिशन दे सकते हैं। ठीक बात। मनीषा, कुछ हाँ वही करना जो बोल रही हैं, वही कुछ चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट्स पढ़ के हमें भी बहुत ऑड लगी। जैसे कि जो उन्होंने कहा स्टोर रूम में कैश रखा गया है, और ये स्टोर रूम जो है, ये जो गार्ड रूम है उसके पास है, ये खुला रहता है, ये पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, इनको भी एक्सेस रहता है इसका, और कोई इतनी बड़ी रकम एक स्टोर रूम में क्यों रखे। दूसरी चीज़ है जो इस केस में आई है कि जो पहला कॉल पुलिस को गया वो उनके ही प्राइवेट सेक्रेटरी ने किया। तो अगर पता है कि यहाँ पे कैश है और आग लगी है, या तो आग इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई थी कि बुलाना ही पड़ा, पर फिर भी खुद से पुलिस को कॉल करना ये भी एक अजीब चीज़ है। और दूसरा जो मीडिया में एकदम से हमने पहली बार जब पढ़ा, जो चर्चाएं चली थी वो 50 करोड़ की रकम की हुई। अब पता चल रहा है कि ऐसा 50 करोड़ की रकम नहीं थी। इकोनॉमिक टाइम्स ने शायद एक रिपोर्ट करी है जिसमें 15 के आसपास उन्होंने बोला है, लेकिन बर्न्ट कैश अगर है उसको गिनना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये सब चीज़ें हैं जो केस के बारे में अजीब है। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐड नहीं हो रही, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि काफ़ी क्राइम केसेस में बहुत सारे अगर हम देखते रहें छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर हमें थोड़ा समझना हो कि इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या सोचना है या कुछ चल रहा है तो कॉन्स्पिरेसीज कौन फैला रहा है, मुझे लगता है टीवी न्यूज़ देख के एक अनुमान हम थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ चैनल्स जो बहुत क्लोज हैं बीजेपी के, जो उनका एजेंडा चलाते हैं, उसमें क्या चल रहा है इसको लेके। तो मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ, क्योंकि थियरीज वहाँ से आती है या रुख किसी चीज़ का कहाँ पे जा रहा है वो इन चैनल से पता चलता है। तो मुझे काफ़ी ताज्जुब था कि कुणाल कामरा का केस जब हुआ, ये एक चीज़ है जिस पे सब कूद पड़ते हैं, 4-4 5-5 घंटे की डिबेट्स, काफ़ी कम डिबेट्स इस पे हुई, फोकस लोगों का जज पे ही था और इस पे था कि जुडिशल जो हमारा सिस्टम है करप्ट है और इस करप्शन के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं। करप्शन इन जुडिशरी इज़ नॉट न्यू, वी नो ऑफ मेनी केसेस, ये एक प्रॉब्लम है और ऐसा भी ये सेंटिमेंट काफ़ी कॉमन भी है लोगों में कि ये लोग हमसे ऊपर हैं। किसी आम आदमी के पास कैश मिले तो चाहे वो गिल्टी हो ना हो, उसको पुलिस थाने जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक प्रोटेक्शन है फॉर जुडिशरी, तो ये एक नेचुरल सेंटिमेंट तो पब्लिक में है ही। लेकिन जिस तरह से इस पूरे केस को यूज़ किया गया है फिर बात करने की कि अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं हो रहे और ये लोग क्या सबसे ऊपर हैं, इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, पॉलिटिशियन से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इससे थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि कुछ ना कुछ मैं आनंद और स्ट्रेट नहीं है स्टोरी। आनंद और हृदेश का शुरुआती कमेंट इस पर लेना चाहता हूँ। एक तो ये बात सच है कि जुडिशरी में करप्शन की बात हमेशा ही आती रहती है, खासकर लोअर जुडिशरी तो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ तो खुलेआम ब्लेटेंटली आप देख सकते हैं, मतलब आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि सवाल खड़ा करती है। इसके बावजूद एक सीनियर हाईकोर्ट के जज हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें एड ऑन नहीं हो रही हैं, पर कई बार ये जब कॉन्स्पिरेसी पे बात आ जाती है तो ये भी बात आती है कि फिर मोटिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है किसी उसके, तो वो फिर उस पर अगर हम बात करें थोड़ा सा तो क्या हो सकती है, मतलब अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही फ्लोट हो रही है तो मोटिव्स पे बात जरूर होनी चाहिए कि इससे किसको फायदा हो सकता है या कहाँ पे जा रही हैं चीज़ें। आनंद कुछ आप करना चाहेंगे और हृदेश? ये जितनी भी बातें इसमें सब अटकलबाजी के ही दायरे में हैं, तो उसमें कुछ अटकलबाजी में मैं बढ़ोतरी नहीं करने वाला। तो और दूसरी बात है कि संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन संभावनाओं से कोई निष्कर्ष तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। और जो विचित्रता जो
क्रिमिनल कंडक्ट है उसमें जो एक विचित्रता का भी एलिमेंट होता है, तो वो कई बार संभावनाओं से ज़्यादा भारी पड़ता है। तो उसको भी हम लोग अभी इसी तरह से खंडित नहीं कर सकते कि ठीक बात। दूसरी बात है कि अभी तक और भी कई चीज़ें हैं कि पुलिस को का कहना है कि सुबह गए तो एंट्री नहीं मिली, जो एसएचओ हैं, फिर ये है, लेकिन कई तरह की बातें समाचार पत्रों से जो छन के आ रही हैं, उनसे एक कहें कि समग्र दृश्य जो है वो नहीं सामने आ रहा है। तो अब इसके जो अब कहिए कि परिणाम एक तरह से ऐसे देखें या उसके जो आगे का जो कार्रवाई जो मुख्य न्यायाधीश ने किया, अब उसमें दो बातें हैं। एक तो है कि उसका एक वैधानिक चुनौती उसको सुप्रीम कोर्ट में ही दी गई, उच्च न्यायालय में। एक तो अभी सुना जैसे हम लोगों ने कि एफआईआर का करने वाला जो कि उस मामले को शायद खारिज कर दिया गया है आज तो तत्काल में। लेकिन जो केरल से आते हैं एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने एक पिटीशन डाला था, उसमें दो मुख्य बातें लिखी थी कि 1991 में वीर स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, यह जो किस केस लॉ के तरह प्रेसिडेंट जिसको माना गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी कि जो पद पे आसीन हैं अभी या सिटिंग जो हाई कोर्ट के जज हैं, उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, उन पर कोई भी प्रोसीडिंग होने के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश का परमिशन लेना होगा, सीजेआई का। तो उन्होंने कहा है, जो पिटीशन में अपने कहा कि यह जो रूलिंग है उसका एक अभी मतलब निकल जाता है कि उन पे एफआईआर नहीं होगा, तो एक ये विशिष्ट वर्ग आप बना रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी पेनल लॉज हैं उससे इम्यून कर रहे हैं, उससे मतलब ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पेनल जो लॉज हैं उससे आप एक जज के क्लास को इम्यून कर रहे हैं। तो दूसरी बात उन्होंने जो कही कि आपने जो ये कमेटी बनाई है, वो कमेटी आपने किस संवैधानिक प्रावधान से बनाई है या फिर संसद के किस कानून से बनाई है। उन्होंने ये सीजेआई की कमेटी को भी चैलेंज किया है कि पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे, ये कमेटी क्यों करे। तो दो मुख्य हैं। एक अभी जैसे पता चला कि एफआईआर वाला जो कि 154 सीआरपीसी में जो के तहत कि क्यों रिकॉर्ड जो नहीं किया जाए स्टेटमेंट वगैरह, उसको, और अगर मैंने देखा नहीं है लेकिन बताया गया कि वो खारिज है। तो दूसरे पर क्या कहा गया है कमेटी वाले पे, वो मुझे नहीं पता अभी। चलिए, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या जानकारी, लीगल स्थिति क्या है इसकी। जो मैं मोटिव की बात कर रहा था, करुणा के पास वापस जाते हैं। एक ये जो लीगल मोटिव है, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल उसमें शुरू हो गया है, एनजेएसी एक बार फिर से, कि अगर एनजेएसी होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अब मैं इस अगर केस को केवल देखूं तो ये भ्रष्टाचार के, कथित तौर पर भ्रष्टाचार के एक संकेत की बात है कि ऐसा हुआ हो सकता है। एनजेएसी एक पूरी व्यवस्था है। अब इसका अगर हम एक कोई कंपैरिजन ड्रॉ करें पैरेलल, तो हमारे पास यूपीएससी है जहां से इस देश के तमाम ब्यूरोक्रेट्स सिलेक्ट होके आते हैं। क्या यूपीएससी इस बात की गारंटी हुआ आज तक कि दे सकता है कि यूपीएससी से आने वाला बहुत ईमानदार है, या वो करप्शन पे बहुत ब्यूरोक्रेट्स में के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसकी वजह से करप्शन नहीं है? तो करप्शन और चयन की प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, उसको चेंज कर देने से या उसमें किसी भी तरह से विधायिका या सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ा देने से जुडिशरी का करप्शन कैसे टैकल हो जाएगा? एनजेएसी को बढ़ाने के लिए ये तर्क दिया जा रहा है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से शुरू किया गया। तो ये कैसे दोनों चीजें एक है, इसको थोड़ा सा अगर आप करुणा जी समझा पाए। जो मनीषा जी ने बोला वो कई लोगों के मतलब दिल में है कि जजेस हमसे ऊपर हैं कि नहीं।
जी। कि अगर हमारे घर में 15 करोड़ मिलते या तो कुछ नोट भी मिलते जले हुए, तो फिर कार्यवाही किस तरीके से होती? पुलिस हमारे घर आती, पुलिस हमको हो सकता है अरेस्ट कर देती, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना पड़ता, FIR इमीडिएटली रजिस्टर हो जाता। जजेस अलहदा क्यों हैं हमसे? पहली बात तो ये कि जजेस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ रोज केसेस सुनते हैं, माफिया के खिलाफ केसेस सुनते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ केसेस डिसाइड करते हैं जी। और जिज्ञासा ये है कि, और ये एक्सपेक्टेशन ये है इनफैक्ट कि वो न्याय देंगे और उनको दिखेगा नहीं कि कौन कितना बड़ा है। इस वजह से इन जजेस को और जुडिशरी को इंसुलेट करना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोसेस क्या फॉलो की जा रही है? और अभी हमने सुना पहले जिन्होंने टिप्पणी की, वो कह रहे थे कि आज मैथ्यू नेडुमपुरा के मुताबिक वरिष्ठ वकील हैं और कह रहे थे कि एक PIL दर्ज की गई और वो खारिज हो गई। PIL, जैसे उन्होंने कहा, आज की डेट पे तत्काल में खारिज हुई है, ये कहकर कि अभी ये प्रेमेच्योर है। क्योंकि अगर इंक्वायरी रिपोर्ट चल रही है और इंक्वायरी चल रही है तो फिर आज आप क्यों आ रहे हैं ये PIL दर्ज करने, और आप हैं कौन? ये जो कमिटी स्थगित की गई है, स्थापित की गई है 3 हाईकोर्ट जजेस की जी। ये प्रोसेस NJAC के स्क्रूटनी कमिटी के बिल्कुल ही सेम है। NJAC के तहत जो खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, 4th जजेस केस में, NJAC में जो अगर जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट होता तो पहले एक ओवरसाइट कमेटी के पास जाती, उसके बाद अगर वहां से पास होती तब वो स्क्रूटनी की कमेटी के पास जाती, और ये स्क्रूटनी कमेटी वैसे ऐसे ही इसी तरह की कमेटी होती। तो जब हम मोटिव्स के बारे में स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी के मोटिव्स पता नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ नहीं होते ऐसे। लेकिन हमने देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो वाइस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सामने आके कहा कि एक कोलिजियम सिस्टम खारिज कर देना चाहिए, और ये कहा है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंस है खत्म कर देना चाहिए। एसेंशियली तो यही कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट को जुडिशरी को कंट्रोल करना चाहिए। अब सबसे बड़ा आज गवर्नमेंट के ऊपर चेक क्या है? जुडिशरी है। जुडिशरी के ऊपर चेक क्या है? और ये जो प्रश्न है, ये कोई बुरा प्रश्न नहीं है, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है, ये हम सबको इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी भी है, और ये प्रोसेस भी दिखाएगा कि इसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन भी दिखाएगा कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और निष्पक्षता कैसी दिखती है। तो पहली बार ये इंक्वायरी कमिटीज पब्लिक की गई हैं, वीडियो पब्लिक किया गया है। बार बार जैसे मनीषा जी ने कहा, ये बोला जा रहा है कभी 50 करोड़ कभी 15 करोड़। वो वीडियो आपने देखा, दिख रहे थे कितने नोट थे? दूसरे से 15 करोड़ नहीं हो सकता था वो। तो फिर ये नंबर कहाँ से आ रहा है? और दिल्ली के फायर चीफ अपने टेस्टिमनी से मुकर क्यों रहे हैं? ये सभी क्वेश्चंस हमें पूछना, ये भी क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। अभी प्रश्न ज्यादा है, उत्तर कम है। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहली तो ये कि जब NJAC की बात चल रही है, मैं एज ए रिपोर्टर ही बताऊंगा जो उस दौरान हमने देखा है, जिस दौरान NJAC की बात बहुत गर्म हुई थी। और ये 2000 का जो पहला दशक है उसके एंड से शुरू होते हुए जो UPA 2 गवर्नमेंट बनी, और 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब ये एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया। और उस वक्त इस एक्ट को पास करने के लिए ओवरवेलमिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस था। केवल एक पार्टी ने जो है एब्सटेन किया था वोटिंग में, और राम जेठमलानी का जो था वो वोट था जो इसके खिलाफ था। उसके अलावा इसको इवन कम्युनिस्ट पार्टी जो उस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में थी आज के मुकाबले, उन्होंने बिल्कुल इसके लिए कैंपेन चलाया हुआ था कि NJAC तो होना ही चाहिए, जजों पे नकेल होनी चाहिए। और
इत्तेफाकन उसी समय जस्टिस सौमित्र सेन का, जिसका करुणा नंदी जिक्र कर रही थी, जस्टिस सौमित्र सेन का इम्पीचमेंट हुआ था जो कंप्लीट नहीं हो पाया। और उन्होंने सही कहा, कम से कम 2 इम्पीचमेंट तुम्हें पता ही है मुझे, जो जस्टिस रामास्वामी का और जस्टिस सौमित्र सेन का, जो इम्पीचमेंट एक तो बहुत लंबी प्रोसेस है और दूसरी वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। आज तक इम्पीचमेंट के थ्रू किसी भी जज को अभी तक हटाया नहीं जा सका, राइट। तो ये और अगर एक पार्लियामेंट के कंप्लीट रहते अगर इम्पीचमेंट ना हो तो फिर वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस ऐसी है कि वो दोबारा शुरू करनी पड़ती है। अगर बीच में लोकसभा चुनाव हो जाए तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस दोबारा शुरू होती है। तो इसलिए एनजेएसी को लेके बड़ा एक सहमति थी और एनजेएसी लाया गया था। लेकिन इस बार एनजेएसी जब दोबारा लाने की बात हुई और धनखड़ साहब, जिनकी जो हमेशा विवादों में रहते हैं अपने बयानों से और सरकार के प्रति पक्षधरता के आरोप उन पर जिस तरह से लगते हैं, उन्होंने जब एनजेएसी की बात को दोबारा से जिंदा किया तो पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लग रहा है कि उनके कंधे पर बंदूक रख के सरकार चलाना चाहती है और इस बिल को लाकर वो कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि अभी और 2015 में स्थितियां बहुत बदल गई हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि सारा का सारा जो कंट्रोल है वो इंस्टीट्यूशंस का वो सरकार अपने लेना चाहती है। इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की जो बॉडी थी, उसमें से जिस तरह से सीजीआई को हटाया गया और उसे एक तरह से डाइल्यूट कर दिया गया, वो है। और इसमें भी जो 6 लोग हैं, तो अब विपक्ष ने क्या किया है इस दौरान, विपक्ष ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो हम इस पॉलिटिक्स का जवाब अपनी पॉलिटिक्स से देते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ने 2015 में डिसमिस करते हुए जो बातें कही थी कि एनजेएसी में क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरह से एक मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है, उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कमेटी है एनजेएसी की जो रिप्लेस करेगी कोलिजियम को, उसमें लॉ मिनिस्टर के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजों के अलावा 2 एमिनेंट पर्सन है, जिसको प्राइम मिनिस्टर और एलओपी की सदस्यता वाली एक कमेटी जो है और सीजीआई जिसमें होंगे वो तय करेगी। तो वो 2 जो सदस्य हैं वो किसी भी समय स्केल को, अगर वो सरकार की पक्षधरता वाले हैं तो या तो वो उसके पक्ष में हो जाएगा सरकार के पक्ष में, या वो बराबरी पे आ जाएगा, टाई हो जाएगा। तो उस वक्त भी क्या सीजीआई के पास फाइनल वोट कास्ट करने की स्थिति है? तो इन चीजों को पढ़ने से, इन चीजों को जानने से, और ये सारी चीजों पर उस वक्त काफी बहस हुई थी उस वक्त भी, तो जानने से पता चलता है कि इस वक्त की जो लड़ाई है अब वो इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम नहीं होगा। क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसका इस्तेमाल करे सरकार और जुडिशरी को कब्जे में करने के लिए, मतलब ये आरोप के तौर पर मैं कह रहा हूं, तो ये अपना कदम उठा ले। तो ये पॉलिटिक्स इस डायरेक्शन में जा रही है इस समय। मनीषा जी, बोल दिया मैंने जो बोलना था, नथिंग मोर टू ऐड। आनंद जी? नहीं, एनजेएसी पर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बार बार ये बात होती है, हर चीज का उपाय नेता बताते हैं, नेताओं ने अपने अंदर इतने सारे, या जहाँ पर भी जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है वहाँ करप्शन का कोई इलाज, किसी चीज में कोई पुख्ता सॉलिड मैकेनिज्म नहीं दे पाए हैं। और जुडिशरी को काबू करना है, जो कि करुणा जी बता रही थी कि अकेली चीज़ है जो कि सरकार के ऊपर चेक कर सकती है, उसको काबू में करने के लिए ये इतने सारे हथकंडे और इतने सारे तर्क आते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या एनजेएसी सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है या वास्तव में ये किसी तरह से कोई अच्छी दिशा में कोई कदम हो सकता है? ये जुडिशरी का रिफॉर्म एक बड़ा मसला है, जैसे इस देश में बहुत सारे विभागों में, बहुत सारे तबकों में भी रिफॉर्म एक मसला है। नहीं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अलग अलग प्रणाली, अलग विश्व में अलग अलग तरह के हैं, जिसमें कहीं एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप है, कहीं नहीं है। जैसे अमेरिकी व्यवस्था में हस्तक्षेप है, बहुत सारी व्यवस्थाओं में नहीं है। तो और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स या चेक्स एंड बैलेंसेस का जो मूलभूत सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में, उसके तहत तो आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं बहुत सारी संस्थाओं के लिए कि उसकी संरचना जो है दूसरी तरह से होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक बात मैं बता दूं कि जो शक्ति जिस संस्था के पास आ गई है उसको वो आसानी से नहीं जाने देगा। जैसे संवैधानिक व्यवस्था में इलेक्शन कमीशन का इस तरह से वर्डिंग ही है कि वो एग्जीक्यूटिव के पास पावर शुरू से ही उसकी है कि या प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जब, और नहीं तो फिर पार्लियामेंट लॉ बनाए।
तो पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी रहेगी लॉ बनाएगा, वो इस तरह की संरचना। तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के पास यह शक्ति है, जो शक्ति आ गई उसे आसानी से वो जाने नहीं देगी। न्यायपालिका के पास ये 3 जजेस जो है जजमेंट से 90s के थ्रू जो है एक अपॉइंटमेंट करने का कॉलेजियन सिस्टम में उन्होंने अपनी पकड़ बना ली। अब ये शक्ति है उनके पास, वो आसानी से आपको थाली पे परोस के देंगे नहीं। तो व्यवहारिक बात इसमें यह है। बाकी जो कार्यपालिका के पास इलेक्शन कमीशन की शक्ति है वो नहीं आपको देगी, बहुत आसानी से ये भी नहीं देगी। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मामले में जिस तरह से डिक्लाइन हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर्स जो चाहते तो वो पुशबैक कर सकते थे, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ नॉट लाइक एनजीटी की कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई बॉडी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक जजेस की अपॉइंटमेंट की बात है, 70s के दशक तक, जब तक इंदिरा गांधी ने टेम्पर करना शुरू नहीं किया और उन्होंने ये शुरू नहीं किया सब कुछ करना, तब तक जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव ही सरकार ही करती थी। और उसके बाद ये कॉलेजियम सिस्टम, जब पहले जस्टिस एएन रे का अपॉइंटमेंट 1973 में हुआ और उसके बाद 77 में जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके जस्टिस एमएच बेग को बनाया गया। तो उसके बाद से ये जुडिशरी का पुशबैक था और उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम लाए। लेकिन ये बात को मैं हमेशा मानता हूँ कि एनजेएसी जैसा भी हो, पर एक ऊपर से देखने में वो कॉलेजियम सिस्टम से तो बेहतर है। कॉलेजियम में आप किसको चुन रहे हो, क्या चुन रहे हो, कौन सा जज, कौन सा वकील किसके करीब है। और फिर जैसा अभी करुणा ने भी कहा और मैं भी बता रहा हूं कि हाई कोर्ट का जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जज, तो इनको हटाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। इम्पीचमेंट इज नॉट ए वे टू रिमूव, वो तो मैंने बताया, वो हटा ही नहीं सकते आप उससे। तो कुछ तो एक वो चाहिए। लेकिन ये है कि सरकार ही इसका फायदा उठा के विपक्षियों के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है, अगर जो उनका आरोप है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो हमको चिंता में डालना चाहिए। हृदय, में इसमें एक चीज, मतलब मैं हो सकता है थोड़ा करुणा जी इसमें अपना कुछ पॉइंट जोड़ सकती है, लेकिन मेरा हमेशा एक इसमें सोचना रहा है कि एक कहावत है कि जो बकरियां हैं वो भेड़िए के डर से बाघों से दोस्ती नहीं कर सकती हैं। तो ये कहना कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम खराब है, किसको चुन रहे हैं किसको नहीं चुन रहे हैं, इसको कॉलेजियम को पारदर्शी बनाने के लिए मजबूर करना, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना, इसकी चयन प्रक्रिया को सही करना एक पक्ष है, और इसको एग्जीक्यूटिव के हवाले छोड़ देना या एनजीएसी जैसे किसी कदम के उसमें घुस जाना, वो एकदम अलग चीज है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, दो बुरे विकल्पों में अगर कहें तो कम बुरा वाला विकल्प मुझे लगता है कि आज भी कॉलेजियम सिस्टम ही होगा। ये मेरा अपना एक वो कम है। बुरा तो नहीं है वो, लेकिन ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि उसको पारदर्शी होना चाहिए। हाँ, लेकिन कम बुरा है आप कैसे कह सकते हैं, उसमें कुछ पता ही नहीं है आपको, बस इतना ही है लास्ट में कि सरकार तय करती है दिए हुए जजों में से, है ना। तो फिर तो कॉलेजियम में भी आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव सरकारी लटका के रखे रहेगी। और करुणा इस बारे में ज्यादा बताएं तो अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानती है इस विषय। राजनीतिक अप्रोच जो था एनजेसी के मुद्दे पर पहले और अब, ये बदला क्यों है? पहले राजनीति में इस टाइप का कंट्रोल हमने नहीं देखा था। जी। पहले राजनीतिक कंट्रोल इस टाइप का हमने नहीं देखा था। जैसे कि आप इलेक्शन कमिश्नर्स बिल देखें 2023 का, और जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा रहा है और जिस तरीके से सीबीआई के हेड्स को अपॉइंट किया जा रहा है, अब साफ दिखता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, विपक्षी दलों को, कि अगर जजेस को अपॉइंट किया जाए तो किस तरीके से हो सकता है, अपॉइंटमेंट किस दिशा में जाएगी। अब पहले ऐसा नहीं कह रहे कि यूपीए 2 करप्ट नहीं थी, यूपीए 2 में ज्यादा करप्शन था, यूपीए 1 बेहतर थी, लेकिन अब से पहले इमरजेंसी को अलहदा रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल हैबिट्स जो थे, जो रिस्पेक्ट थी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, जुडिशरी को अलग रखने की और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को अलग रखने की, और एट द फर्स्ट इंस्टेंस संवैधानिक नोटिफिकेशंस और संवैधानिक कानून पास करने की, वो हैबिट ज्यादा स्ट्रांग थी। आज अगर आप देखें जिसको बुलडोजर जस्टिस कहा जाता है, जिसको यूपी में देखें कि लोगों के नाम छपा दिए जाते हैं अगर उनके खिलाफ कोई आरोप है, वो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे, इस तरह के काम पहले नहीं होते थे। जैसे मैंने कहा, अगर इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को हम अलग रखें तो फिर हमें खुद से पूछना चाहिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक
मैकेनिज्म्स को देखते हैं, तब हमें पावर को भी देखना चाहिए और पावर कैसे एक्सरसाइज की जाती है उसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हमने काफ़ी इसके जो पहलू हैं उस पर बात कर ली है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे अब, जो कि लोकसभा में जो स्पीकर हैं ओम बिरला, मेरे ख्याल से करुणा जी का अभी 5 से 10 मिनट हमारे पास होगा। मुझे मालूम है 45 मिनट के लिए हमारे साथी, तो 5-10 मिनट है उस पर बातचीत करके फिर हम आपको यहाँ से विदा करेंगे। जो कि ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने राहुल गांधी को किसी एक मसले पर अचानक से बोलने से रोकते हुए और फिर पूरे सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इस पर तमाम विपक्षी दल जो हैं और इंडिया ब्लॉक के सदस्य उन लोगों ने विरोध जताया है। खासकर जो उनका बयान था ओम बिरला का कि उनका आचरण जो है वो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, राहुल गांधी का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, और उन्होंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई इंस्टेंस नहीं दिया कि आखिर वो वजह क्या रही। और सारे विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर पूछा है कि आप पहले वजह तो बताएं कि वजह क्या रही है, कहाँ पर उनका आचरण जो है वो खराब था। लेकिन क्योंकि सिंपली उन्होंने अपनी बहन को ऐसे मतलब प्यार से उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हुआ यही ना, बीजेपी ने ट्वीट करके कहा है। अच्छा, तो अब मुझे जहाँ तक जानकारी, लेकिन उसमें भी कुछ बुरा नहीं है अगर वो अपनी बहन को मिल वो रहे अपने हैं, बहन प्यार के से मिल रहे हैं, साथ, उसमें क्या मतलब बुरा है? ये सारी चीजें हैं, और वो मतलब वो कर रहे भी, अगर कुछ कह भी रहे हैं तो अव्वल तो ये वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है कि वो अपनी बात खुद रख सकते हैं। बीजेपी बताए कि क्या गड़बड़ है, और उसके बाद तो बेहतर होता कि स्पीकर जो कि पार्टियों से ऊपर एक संस्था मानी जाती है वो खुद इस बात को कहते। हृदय, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर, और कितना जायज़ है इस पर विरोध, या ऐसे मुद्दे को इशू बनाया जा रहा है जो नहीं बड़ा इसमें, मुद्दा क्योंकि उनकी ओर से कोई स्पष्ट तौर पे नहीं कहा गया। मैं अखबारों को पढ़ रहा था, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो फ्लोट की जाती हैं, फिर अलग अलग लोगों के थ्रू रिपोर्टर लिखते हैं। कोई खबर में ये लिख रहा था कि ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर को कोट करते हुए कि अखिलेश यादव और डिम्पल जो है वो कितना उससे डिग्निटी के साथ कंडक्ट करते हैं, वो कभी हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं, हाउस में एमपीज के तौर पे दिखते हैं, इस तरह की बात। लेकिन ये जब तक चेयर की ओर से बात ना आए, या उन्होंने बुलाया होता राहुल गांधी को अपने चैम्बर में और वहाँ बात की होती, तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि ओम बिरला के बारे में, ओम बिरला की राजनीति के बारे में। ओम बिरला 2014 से जो पार्लियामेंट में आए और 2019-2024 में भी लगातार, अगर आप जहाँ से वो आते हैं कोटा में, एक पॉलिटिकल बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोटा की राजनीति को कवर करने जब मैं जाता हूँ, मेरे साथी पत्रकार विजय त्रिवेदी ने बताया कि कोटा की राजनीति जो है वो ओम शांति की राजनीति है। यानी ओम बिरला और दूसरा वहाँ पर शांति धालीवाल, ये दो नेता है। शांति धालीवाल कांग्रेस के नेता और ओम बिरला बीजेपी के नेता। तो कोटा का जो पूरा कंट्रोल है ना, इन दोनों नेताओं के पास ही रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओम बिरला कितने मजे हुए राजनेता हैं, और उन्होंने जो है हमेशा सत्ता में जो प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उनको नाराज कभी उन्हें करने वाले स्टेटमेंट नहीं दिए, कभी कोई परेशान करने वाले स्टेटमेंट इस तरह के सरकार को नहीं दिया। उसके बाद भी अभी जो हम देख रहे हैं, जो ये पूरी स्थिति है, ये पूरी विवाद खड़ा हो रहा है, ये एक नए सिरे से उन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। हर तरह से जिस तरह के उनके ऊपर टिप्पणियां हो रही हैं, वास्तव में कोई भी स्पीकर के लिए बहुत ये नहीं है। दूसरी जो राजस्थान की राजनीति जो है, उसमें अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे जो हैं वो काफ़ी राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो वसुंधरा राजे को भी जो साइडलाइन करने में ओम बिरला की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अगर उनका जो पॉलिटिकल जो वो है ना इक्वेशन है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और पार्टी के जो आलाकमान बड़े नेताओं के साथ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके साथ जोड़ के इसे राजनीतिक गलियारों में पूरी इसको देखा जा रहा है। करुणा जी, वुड यू लाइक टू जंप इन ऑन दिस? देखिए, जब अडानी के ऊपर कोई भी प्रश्न उठाया गया तो इन्हीं स्पीकर्स ने पता नहीं कहाँ से रूल निकाल के सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी कार्यवाही चलाई, राइट। अगर आप देखें तो अगर कोई एमपी अपनी छोटी बहन
का गाल प्यार से कोई सहलाता है या तो गाल पुल करता है, तो फिर इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो इसी अगर वजह यह है तो दिखाएं रूल क्या था। और ये वही पार्लियामेंट है जहाँ बिदुरी ने क्या क्या मतलब शब्द बोले हैं, मतलब उस पे तो कोई टिप्पणी मुझे नहीं लगता इनकी आई कि आपका आचरण अच्छा नहीं है। नहीं, उस पर तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या क्या मतलब है इनका आचरण से। आपने आनंद कोई देखा कोई ऐसा आचरण जो आपको लगा कि टिप्पणी लायक है? आचरण टिप्पणी लायक क्या किसका? राहुल गांधी का ये जो हुआ है पूरा विवाद। देखिए, रूल जो पार्लियामेंट रूल बुक है उसमें एक जो है बहुत ही अस्पष्ट ढंग से डेकोरम लिख दिया जाता है या कुछ। अब डेकोरम की व्याख्या जो है अपने सुविधा अनुसार जो भी स्पीकर है अपने अपने तरीके से कर लेता है अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो उसी व्याख्या में तो एक अब उसमें छोटी चीज़ भी समा जाए और बड़ा सा सागर भी ना समाए, ये तो व्याख्या है। तो व्याख्या की आड़ में जो मनीषा ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ले दे के मामला होता है कि अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से इन चीज़ों को वो कर लिया जाता है। रमेश बिधूड़ी का जो मामला है वो ये भी है कि अभी भी जो समाचार पत्रों से छन के आ रहा है वही आधार है इन सब विश्लेषण का। इस पे बेहतर रहेगा कि नहीं, उसमें एक चीज तो उसमें साफ है खुद कि उनको रोका गया और लिखित में प्रोटेस्ट हुआ। कारण क्या था? हाँ। कारण मतलब ये जो उन्होंने नियमावली का उल्लेख किया या तो उसका कारण क्या था वो स्पष्ट वो खुद करें तो ज्यादा ठीक है। हाँ, और स्पष्ट करना चाहिए बजाय कि ये बस बोलना होती है कि आप स्पष्ट न करें और स्पेकुलेशन होने दें पूरे उसमें। ये भी एक गलत है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब ये स्पीकर के बारे में मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ कि 2004 की बात है कि 2004 में जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर बने थे तो उस वक्त मैं खुद लालकृष्ण आडवाणी से वो सीपीएम ऑफिस आ गए थे उस वक्त कि सेंट्रल कमेटी की मीटिंग भी चल रही थी, वो किसी और काम से मिलने के लिए अपने शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए ऑफिस आ गए थे। इसको लेकर हमें लगा कि भैया स्पीकर हैं वो कैसे पार्टी ऑफिस आ सकते हैं। हम लालकृष्ण आडवाणी से उस वक्त पूछने के लिए गए तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्पीकर पे टिप्पणी नहीं करूंगा, स्पीकर के पद की ऐसी गरिमा थी। आज स्पीकर के पद पे कोई भी टिप्पणी कर रहा है, ये ठीक है सोशल मीडिया है, परंतु छोटे छोटे नेता भी कर रहे हैं, तो ये तो स्पीकर को भी सोचना चाहिए ना, अगर कोई बात वो कह रहे हैं तो उसके बारे में खुद क्लैरिफिकेशन दें ताकि स्पेकुलेशन ना हो। ठीक बात है। इस पर मेरे ख्याल से करुणा जी आप कुछ और जोड़ना चाह रही हैं इसमें? बहुत दुख की बात है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं वो इस तरीके से इस लेवल पे आ गए हैं कि जो पहले गरिमा थी वो अब नहीं रही है। पहले मतलब किसी भी पार्टी का हो अगर स्पीकर, तो जो वो इन राजनीति से थोड़ा ऊंचे लेवल पे रहते थे और जो स्पीकर की रिस्पेक्ट होती थी और पार्लियामेंट जिस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए, अब जो है अब साफ जाहिर है क्योंकि अब स्ट्रीम होता है कि आप देख सकते हैं कि कैमरा किसके ऊपर लगा हुआ होता है और टाइम कितना किसको मिलता है। ये सब जिस तरीके की टिप्पणी होती है स्पीकर की तरफ से उसका लेवल ही बदल गया है। तो ये सिर्फ स्पीकर की बात नहीं है, ये कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस की बात है। और जो जिस लेवल पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आए हैं और हमारे गणतंत्र को जिस टाइप का जिस किस्म की हानि हुई है इससे, इसको वापस बिल्ड करने में टाइम लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा और इंटेंशन सबसे जरूरी। एक बात आखिर में बस एक लाइन मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था कि जो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बहुत सुचारू तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रूल बुक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है ताकि हर आदमी मनमाने तरीके से ना चले, कोई एक कंडक्ट हो, एक चीज़ फॉलो करे। अब पॉलिटिक्स में यहाँ पर क्या देखने में आ रही, जो सारे विवाद की जड़ है वो इसलिए शुरू होती है क्योंकि ओम बिरला का जो बर्ताव है वो बिधूड़ी के लिए अलग है और राहुल गांधी के लिए अलग है। तो फिर वो जो राजनीति से ऊपर उठकर सबके लिए जो एक लार्जर
जो सहमति का ग्राउंड सबका होता था, वो सहमति कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपने उस रूल बुक को फ्लॉ किया, हर जगह उसको मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया, कभी अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जब आपको सूट करता है, कभी उसको साइड में रख दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण दिक्कत है इस पूरे विवाद में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी आपका। मैं चाहूँगा जाने से पहले आप हमारे जो दर्शक हैं या श्रोता हैं उनको कुछ रिकमेंड करके जाएं, क्या वो देख सकते हैं, फिल्में कुछ पढ़ सकते हैं, कोई किताब, कुछ भी? वो संविधान पढ़े, पार्ट 3 पूरा का पूरा नहीं जी, पहले प्रिएम्बल पढ़े और फिर पार्ट 3 पढ़े संविधान का, और ये लेकर चलें कि नागरिक हैं और नागरिक के तौर से उनके अधिकार हैं, और अधिकारों का इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर वो धीरे 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 खत्म हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए करुणा जी। हमारा जो अगला विषय है वो है कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़ा। आपको पता है कि कैसे उनके एक शो को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे ग्रुप ने बहुत गद्दर काट रखा है। उन्होंने वेन्यू में जाकर तोड़ फोड़ की, इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और इसके अलावा उनको धमकियां दी गई हैं। कुणाल कामरा के बतौर की ज़ुबानी अगर हम माने तो उनको 500 से ज़्यादा जान से मारने की धमकियां आ चुकी हैं, और एक धमकी जो कि इस समय पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग तमिलनाडु में आके कैसे तुमको मार सकते हैं। वो आप सुन सकते हैं, वो सब जगह पब्लिकली अवेलेबल है कि अपन तमिलनाडु कैसे आएगा रे भाई। तो वो एक इस पूरे मामले में लगातार औरंगजेब का एक विवाद चल रहा था। इसके बाद औरंगजेब के विवाद से अचानक से ये मामला कुणाल कामरा पर शिफ्ट हुआ है। बार बार इस पर हम लोगों ने और भी पहले भी बात की है, वो अभिव्यक्ति और ये सारी चीजें चलती रहती है। अभिव्यक्ति की बात सुन के आनंद को मजा आने लगता है। में आई थिंक हम यही डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई पिट रहा होता है, कोई ना कोई जेल जा रहा होता है, और एक महीने में फिर से हमारी अभिव्यक्ति खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इसमें एक चीज तय हो गई है, असली शिवसेना कौन है। मुझे लगता है हम अब बोल सकते हैं कि असली शिवसेना शिंदे की है, क्योंकि बिल्कुल विंटेज शिवसेना वाला काम किया है इन लोगों ने, तोड़ फोड़ जाके गदर मचाना। और मुझे लगता है बेस्ट पुराने टाइम में, या पुराना टाइम नहीं कहें, या किसी को अगर नेता बनना हो तो क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस देते हैं कि आप एक क्षेत्र चुनिए, वहाँ पे जाइए, काम करिए, अपना नाम कमाइए, अपना ओहदा बड़ा करिए, लोगों के लिए बीच में रहिए, समाज सेवा करिए। अब अगर आपको नेता बनना है तो आपको एक सीधा एक टिकट है, गुंडागर्दी करिए। और ये चीज़ बहुत एक फॉर्मूला सा बन गया है। इनफैक्ट सबसे फ़नी चीज़ इसमें मुझे ये लगी कि आप लोगों ने देखा होगा, एक क्लिप बहुत वायरल हुई, इसके पीछे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कुणाल कामरा का एक पुतला सा जला रहे हैं और बोल रहे हैं कुणाल कालरा हाय हाय, और हंस रहे हैं पीछे से कि कालरा नहीं कामरा। तो ये है कि लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बन गया है। इसके थ्रू आप कैसे अपनी सीवी चमका सकते हैं, बताने के लिए कि देखिए हम भी हैं कुछ, अपने बड़े नेताओं को दिखाने के लिए। और इसमें जिस बंदे ने अटैक लीड किया, राहुल कनल, वो बिल्कुल आदित्य ठाकरे का खास होता था एक टाइम पे, और वो यूबीटी सेना के साथ थे, और वो कुणाल कामरा के ही जोक्स लेके ट्वीट करते थे पहले कि वाह, और उसने कॉल दिया, फिर ये कॉल उन्होंने ही दिया प्रोटेस्ट का। अब आपको कैसे चमकना है नई पार्टी में, आप युवा नेता हैं, आपको कैसे दिखाना है कि हम काबिल हैं युवा नेता बनने के लिए, तो राहुल कनाल तोड़ फोड़ करें। तुरंत तो इंडिया टुडे ग्रुप के रात को जो है प्रोग्राम में आ गए थे राजदीप के सारे चैनल्स में, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तोड़फोड़ में यकीन रखता हूँ। और ये हमारा रिएक्शन था बस। आप जिस शिवसेना का जिक्र कर रही थी मनीषा, की पुराने विंटेज चेहरे में रूप में वापस लौट आए। लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि शिवसेना ने लास्ट टाइम जो इस रूप में अपना परफॉर्मेंस दिया था, वो मुंबई में जब ABP न्यूज़ स्टार न्यूज़ हुआ करता था, उस समय उनके दफ्तर में को उन्होंने तोड़ फोड़ मचाई थी। पूरा दफ्तर के शीशे और वहाँ पर पत्थरबाजी ये सब हुआ था। बहुत भयानक। किस चीज़ को लेकर? उनकी एक कोई कवरेज थी जो कि बाल ठाकरे और शिवसेना के थोड़ा सा बैड उसमें लाइट में दिखा रही थी, तो उसके विरोध में उन लोगों ने कि शिवसेना प्रमुख के खिलाफ कैसे ऐसी बात कर सकते हैं स्टार न्यूज़, और उस समय स्टार न्यूज़ हुआ करता था ABP न्यूज़, तो उस पर उन्होंने बहुत भयानक तोड़फोड़ और बड़े पैमाने पर हुई थी। मुझे लगता है कि देश को ज़्यादा याद होगा उस समय, क्योंकि ये लोग टेलीविज़न में ही थे उस समय। पर कुणाल कामरा के नज़रिए से अगर देखें तो हम लगातार एक चीज़ देख पा रहे हैं, एक ट्रेंड की जो परफॉर्मिंग इस तरह के आर्ट है, जोक है, इसको लेकर टॉलरेंस लगातार बढ़ती जा रही है। तो इंटॉलरेंस सॉरी आनंद, मैं एक लाइन ये मुझे थोड़ा सा अगर हम समझें यहाँ पे कि एक जो शिंदे के मामले में हुआ कि इनके लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ,
कथित तौर पर। क्या वास्तव में ये इसमें कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जा सकती है कि यहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से किसी को अब्यूज कर रहे हैं और यहाँ पर आप खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बात है, अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और उसमें देखें तो गद्दार कहना किसी को ये सबसे प्रिय शगल है, सबसे प्रिय जुमला है जो राइट विंग दूसरों को आजकल थमाता रहता है। कोई मुसलमान है, बड़े आसानी से उसको पाकिस्तानी और गद्दार कह दिया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसकी पॉलिटिक्स उसको पसंद नहीं है या जो थोड़ा सा हिंदुत्व के इधर उधर वाली पॉलिटिक्स करता है उसको गद्दार कह दिया जाता है। तो गद्दार इस अपना अर्थ खो चुका शब्द है यहाँ पे इस देश में। उसको अपने खिलाफ इतना सेंसिटिव, इतना टची मानकर बिहेव करना ठीक है? नहीं, इस शब्द की व्याख्या से मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हैं इंटरनेट पे, ऑलरेडी जो हैं उपलब्ध हैं हर तरह के। अब जब शिंदे शिवसेना जो मूल शिवसेना थी उसको छोड़कर गए थे और नए शिवसेना का निर्माण किया जो कि अब मूल है जी जी, तो उस समय जो इस तरह के मीम्स और ये वो, अभी भी आप इंटरनेट खोल लीजिए, आप जो बहुत जो है मुखर रूप से राजनीतिक व्यंग नहीं है और सोशल मीडिया में छिपा हुआ व्यंग है या फिर मीम्स हैं, ये देखें तो उसमें ऐसा नहीं है कि शिंदे को गद्दार नहीं कहा, उससे भी खराब चीज़ें कहीं गई होंगी। तो ये सब चीज़ें बहुत सिलेक्टिव हैं। मतलब एक जो है, एक जिसको बोलते हैं एक ये सेंस ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें, एक राजनीतिक अवसरवादिता का क्षण कब आता है, जब ये इस तरह के व्यंग का उपयोग किया, मतलब उस पर प्रहार करने का प्रयास किया जाए, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब कहता है कोई कि इस तरह के व्यंग को दबाया जा रहा है, तो वो प्रयास के बावजूद दबाया नहीं जा सकता है, ये क्योंकि सोशल मीडिया का ऐसा जाल है, इंटरनेट का ऐसा जाल है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं 50 और तरह से आ जाएंगी। तो इसका कोई फिर मेरे ख्याल से जो इसका विरोध भी कर रहे हैं उनका भी उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो पहले तो शब्द की व्याख्या के पहले ये देखना होगा कि और लोगों ने उपयोग किया है, तो बहुत लोगों ने किया है, कर रहे हैं, आगे भी होगा। सिर्फ शिंदे के खिलाफ नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी के खिलाफ कुछ भी आज सब बोल रहा है। इंटरनेट एक अजीब तरह की अभिव्यक्ति की अराजकता का ज्यादा दूर जाने के, उसी महाराष्ट्र विधानसभा में एक अबू आसिम आजमी है, उनको पिछले 5 साल में 5000 बार गद्दारी लोग कह चुके होंगे वहीं बैठे बैठे। पूरा इलेक्शन यूपीटी ने इसी पे लड़ा। मैं कह रहा हूँ कि उनको छोड़िए, शिंदे को ही बहुत लोग गद्दार पहले भी बोले होंगे। मैं मीम्स का भी उद्धव ठाकरे ने बोला, हर ताकतवर राजनीतिक को बोला जा रहा है, हर कुछ बोला जा रहा है, वो कोई बड़ी वो बात नहीं है। ये बात है कि ये क्षण। दूसरा है कि जब जो शिवसेना की बात हो रही थी, तो जब कोई बड़ा जो लंपेन एलिमेंट सामने आता है, तो छोटा लंपेन एलिमेंट जो है नैतिकता का सहारा लेता है, जो कि अभी आदित्य ठाकरे ले रहे हैं। तो अभी हाँ, फिर वो कोई मोरल वर्चू खोजता है कि मतलब कि अब इनसे बेहतर है, हम बेहतर हैं इनसे, ये हैं वो हैं, और हम सही बात पे पीटते हैं, युवा चेहरा है, ये हैं। तो महाराष्ट्र में व्यंग्य और हिंसा का जो इतिहास है, उसमें एक समाचार पत्र चलाते थे प्रहलाद आत्रे, मराठा। तो उसने जो है जो बाल ठाकरे पे बहुत व्यंग्य किया था। तो बाल ठाकरे ने उन्हें वर्ली, पिग ऑफ वर्ली, जिसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं कि वर्ली के सुअर जो हैं, उसको कहा था। और उससे भी जो है रोचक बात यह है कि बाद में शिवसेना ने उनके नाम की मूर्ति भी मुंबई में बनवाई थी। तो और फिर शिवसेना पूरा डाइकोटमी है। फिर देशपांडे थे आपके, पुरुषोत्तम देशपांडे, जो बाल ठाकरे ने उन्हें पुरस्कार दिया और वहीं पे उन्होंने कह दिया कि बहुत गुंडागर्दी राजनीति में फैल रही है, ये ठीक नहीं है। तो बाल ठाकरे ने स्टेज से ही कहा कि ये गलत आदमी को अवार्ड देते हो। तो फिर दोनों में ये समझौता हुआ।
फिर आपको याद होगा, ये तो 2005 में ही छगन भुजबल जो एनसीपी के, उन पर एक शो हुआ था जिसमें मतलब एक तरह का पैरोडी शो था, जिसमें भुजबल को अंग्रेजी में आर्म स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। तो उस पर मुंबई में उस चैनल के दफ्तर पर जो है हमला हुआ था। तो ये वहाँ रहा है और अन्य राज्यों में भी है, और अन्य राज्य कोई अभिव्यक्ति का स्वर्ग नहीं बने हुए हैं। तो बिहार लेकिन अभिव्यक्ति का स्वर्ग, अभिव्यक्ति के लिए बिहार में हमले नहीं हुए। हाँ, बिहार एक अलग चीज है, बिहार का स्तर ही ऊपर है, तो छोड़िए। तो खैर, तो ये सब चीज़ें हैं। अब अनुभव पाल जो हैं, अब हफ्ता में थे, वो बोले थे कि मैं मुंबई कलकत्ता में भी ये सब शो इस तरह का राजनीतिक नहीं कर सकता हूँ, टीएमसी वाले मुझे भी पीट सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। एक है अब इसके कानूनी पक्ष जो है कि डिफेमेशन जो है, तो डिफेमेशन है कि रेपुटेशन है मेरा, इससे एक इंट्रिंसिक बात है कि मेरा रेपुटेशन है। तो अभिव्यक्ति का वो जो एक 8 ग्राउंड दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने में, उसमें डिफेमेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यहाँ बैलेंसिंग देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैलेंस आपको करना है अ मैन्स राइट टू डिग्निटी, एंड दैट इज़ मतलब कि डिग्निटी जो है एक मर्यादा, जो व्यक्तिगत मर्यादा है, और उसका है कि उसके रेपुटेशन को करना है। तो अब पब्लिक पर्सनैलिटी जो कि थिक स्किन्ड ऐसा ही होना चाहिए। अब उसकी व्यक्तिगत मर्यादा राजनीति में, भारत में कि मुख्यधारा की राजनीति में क्या ये नहीं है क्या? मतलब कि आपको कुछ बोल दिया जाए, कुछ तीखा आलोचना कर दिया जाए, आपका कुछ ये कर दिया जाए। अब मुझे ये लगता है कि इसमें सब में साइड किक बिजनेस ज़्यादा है। किसी नेता को फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप उसको क्या बोल रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो कि आपने साइड किक आपको खुश करने के लिए ये करेगा कि हम आपके खिलाफ कुछ नहीं सह सकते हैं भाई। और दूसरा है कि साइड किक को अब आप थोड़ा संरक्षण लेने के लिए आप भी कुछ कीजिए कि अगर फंस गया है तो उसको बचाइए। अब ये चल रहा है अब यही। नहीं, अब वो तो ऐसे भी लोग बगल में उनके गुरु जो हैं वो शरद पवार जी हैं, उनसे ही कुछ सीख लेते तो भी, मतलब वो जो थिक स्किन वाली बात कही आपने। एक चीज़ लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि सब कुछ मतलब ठीक है, कुणाल कामरा के ऊपर केस हुआ और उसके बाद जो अजीब अजीब चीज़ें वीडियोस आई सेना की तरफ से, ये या तो ये वो फ़ोन कॉल या वो पुतला जलाना, लेकिन एक बहुत बड़ा विक्टिम इस केस में हैबिटेट है। अभी मैं जितनी भी इंस्टाग्राम रील्स देखती हूँ, कभी कभी आते हैं कॉमेडियंस के, तो हमेशा वो सेट के पीछे एक एच लिखा होता था। तो मैं हमेशा सोचती थी ये एच क्या है, और मुझे इस हफ्ते ही पता चला कि एच हैबिटेट का लोगो है। बहुत ज़रूरी जगह है हैबिटेट खार में, मुंबई में, आर्टिस्ट के लिए, हर प्रकार के कॉमेडियंस के लिए, राइटर्स के लिए, पोएट्स के लिए, जो आके एक एस्पिरेशन है कि हैबिटेट में शो करेंगे, वहाँ अपना जोक टेस्ट करेंगे, वहाँ पे ऑडियंस पे देखेंगे कि हमारे जोक्स काम हो रहे हैं। तो हर प्रकार के कॉमेडियंस वहाँ, एस्टैब्लिश्ड कुणाल कामरा जैसे और यंग कॉमेडियंस भी। इनफैक्ट सबसे अजीब बात है कि जब ये लोग गए अंदर तोड़ फोड़ करने, कोई और कॉमेडियन था वहाँ पे, और ये आ गए पूछने की कहाँ है कामरा, हमने तो अभी वीडियो देखा है, जबकि वो वीडियो जनवरी में शूट हुआ था। लेकिन इतनी बुरी तरह से उस जगह की तोड़फोड़ हुई। एक बिजनेस है वो, आप फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर रहे हैं, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हब है ये, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो दूर की बात है, आपका बिजनेस पूरा चौपट हो गया, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है सिस्टम का। मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ऐसा हम नहीं सहेंगे, एक शब्द नहीं इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस। और वहाँ पे अब इनका बयान आया है, जो ओनर हैं हैबिटेट के, अब हम बंद करेंगे और सोचेंगे कि कैसे वापस आना है। तो आपने एक अच्छा हंसता खेलता फलता फूलता बिजनेस, उसको बिल्कुल आपने ऐसे एक मतलब फॉर समथिंग सो सेंसलेस, इसमें कोई सेंस भी नहीं है इस बात में, बंद हो गया। और आप मतलब बहुत बड़ी कैजुअलिटी है मुझे लगता है एक वेन्यू का ऐसे जाना। अब देखिए, इसमें ज़्यादा करीब से देखने में पता चलेगा कि ये कम से कम कामरा के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि उनको कोई इससे फाइनेंशियल लॉस हुआ ऐसा नहीं लगता। उनको बहुत पैसा मिला होगा इस ट्रैक्शन से, और बहुत सारे लोग उनको बहुत सारा पैसा दे भी रहे हैं कि उन्होंने ये किया।
और दूसरा उनकी जो कॉमेडी है क्या वो सिलेक्टिव है, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं पूरी बात जब बताऊंगा तो ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन हाँ, हैबिटेट की बात जो आपने कहा, उनका क्या नुकसान हुआ, ये तो सब ठीक है। लेकिन इस देश में आदम गौंडवी, नागार्जुन जैसे जो सत्ता पर तंज करने वाले पोएट्स हुए हैं, अब बात यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हर कोई करता है जब तक वो अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके पक्ष में हो रही है ना। डेमोक्रेसी की बात करना बहुत आसान है, लेकिन जिस भी आदमी के पास पावर होती है, ही डजंट वांट टू मच डेमोक्रेसी की बात हमेशा पार्लियामेंट से लेकर बड़े बड़े वकील भी कहते रहे कि टू मच डेमोक्रेसी है, चाहे वो 2011 में अन्ना आंदोलन की बात थी, फिर वो आए। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब जो कामरा ने कहा, अगर इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को किनारे रखें तो उनकी कॉमेडी में एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, मैंने बहुत देर में सुनी ये बातें उनकी, जो कही कि यार उसने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, पर आप अपनी गरीबी का आभूषण बनाकर पूरी राजनीति आपकी चला सकते हैं और कोई उसी गरीबी पर जो है तंज नहीं कर सकता है ना। तो दूसरी चीज, जब उसने उसकी एक लाइन मैंने सुनी, वो इसी शो की थी या नहीं थी आप बताइएगा, उसने कहा कि आप वैसे तो डायनेस्टी के खिलाफ बोलते हो, लेकिन अपने बाप चोरी कर लिया। शिंदे के लिए बोला कि आप वैसे तो डायनेस्टी के खिलाफ बोलने वाली पार्टी बीजेपी के साथ हो या खुद डायनेस्टी के खिलाफ बोलते हो, लेकिन आपने जीत करने के लिए बाप चोरी कर लिया, मतलब बाल ठाकरे की पार्टी को अपनी पार्टी बना लिया। आई मीन दिस इज अ ब्रिलियंट जोक। आई मीन इसमें क्या दिक्कत किसी को होनी चाहिए कि, है ना। अब इसमें क्या कि आप बाप पे चले गए या वो करके, तो मुझे नहीं लगता कि, और हमेशा से कोई भी कॉमेडी जो है वो बहुत क्रूअल होती है, मतलब क्रूअल इंटेंस जिस पे की जाएगी उस पर बहुत तगड़ी चोट होगी, उसको सहने के लिए, जैसे आनंद कहते हैं कि थिक स्किन होना चाहिए पॉलिटिशियंस को या किसी को भी कॉमेडी को झेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। मैं इस पर ये बोलूँगा कि पॉलिटिशियंस ये सब सुनते ही नहीं हैं, उनको समय नहीं है ये सब सुनने का कि कामरा ने क्या कहा, हरिशंकर परसाई ने क्या लिखा है, शरद जोशी ने क्या लिखा है, उनको समय नहीं है, उनको कोई बताता है कि ऐसा हुआ, यही तरीका है बताने का, वो कितने तेजी से पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए, तो ऐसा बताता। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो आपने जो पूछा था उसका मैं जवाब नहीं दिया था कि हम लोगों ने ये किया था, उस पे कौन था वो, हाँ वो समय रहना चाहिए, हाँ उसमें इन्होंने होस्ट किया था, उस पर हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट किसको अभद्र मानता है किसको नहीं। टेस्ट जो याद होगा आपको, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के टेस्ट जो अभी तक उन्होंने रखे हैं, तो आप जो भी ये सुन रहे हैं वो वाला एपिसोड सुन सकते हैं, उसमें थोड़ा सा इस पर कानूनी पक्ष पर और सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इस पर क्या दर्शन फिलॉसफी रहा है उस पर मैंने कुछ बताया था। और दूसरी बात है इसमें कि एक जैसा ये बता रहे थे कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा और वो मतलब उनको कोई नुकसान नहीं, वो भी सच है कि आप एक सस्ती बहादुरी भी दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं कि एक होता है कि इससे आपको पॉलिटिकल माइलेज तो मिले या नहीं मिले, दूसरे को भी माइलेज मिल जाता है कई बार, प्रॉफिटेबल विक्टिमहुड का कि मुझे दबाया जा रहा है ये वगैरह। तो एक मतलब एक सस्ती जो बहादुरी आप दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। कि ये बात आपकी ठीक है, आपका वो एपिसोड भी देखना चाहिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जानने के लिए। लेकिन अगर हर बात में हम ना कॉमेडी आर्ट कल्चर में कोर्ट के पास जाने लगे और कोर्ट ने क्या कहा है ये सोचें, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ ए डिकेइंग एंड रॉटन सोसाइटी। मतलब जो अगेन उसी बात में कि आपको कम से कम इसमें मतलब मकबूल फिदा हुसैन ने जैसे भी कार्टून बनाए, उसमें दूसरी बात अलग है, फिर कई लोग कहते हैं कि आप हर धर्म के लिए क्या ऐसे मजाक कर सकते हो, हर धर्म की वो कर सकते हो, हम इससे बियॉन्ड जा रहे हैं। लेकिन कम से कम अगर पॉलिटिकल सर्किल में बातचीत हो रही है और किसी का मजाक उड़ रहा है, शुरुआत से ऐसी इंसिडेंट होते रहे हैं जब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में चाहे उनके चमचों ने विरोध किया हो, विरोध होता रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है उसमें सबसे जो निराशाजनक बात मुझे लगती है कि इस पर सारे न्यूज़पेपर्स ने तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड एडिटोरियल लिखे जो कि मजम्मत करते थे कि किस तरह से इस पर रिएक्ट किया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने महाराष्ट्र के। लेकिन टीवी चैनलों ने कैसे किया मैं देखता नहीं, और आप तो रिव्यू करते हो दोनों, तो आप लोगों को देखना चाहिए उनका क्या रिएक्शन इसमें रहा। क्या उन्होंने आर्ट के पक्ष में खड़े हुए कभी? उनका पहले ही मैं मानता हूँ, मतलब हमारा जो ये रहा है कि टेलीविजन चैनलों का जो न्यूज़ पढ़ने वाले लोग, चाहे रिपोर्ट एडिटोरियल में जो लोग शामिल हैं, उनके
अभिरुचि को लेकर या तो नहीं है या फिर है तो उसको दबाया गया है, वो इस्तेमाल नहीं करते, आर्ट के प्रति कोई रेस्पेक्ट कभी डिस्प्ले नहीं करते, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दैट थिंग इज वन एज ए मीडिया प्रोफेशनल जो मुझे बहुत एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती थी हृदेश की, कि कोर्ट के पास नहीं जाना है या कैसे डिफाइन करते हैं ऑफेंस को। अनुराग वर्मा ने एक बहुत अच्छा पीस न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए लिखा है, वो ज़रूर पढ़िएगा आप सब। उसमें एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई ऑफेंस को लेके, कि ऑफेंस पर से बुरी चीज़ नहीं है, जब हम ऑफेंड होते हैं तभी हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। हम लोग सब अपनी आम जिंदगी में ऑफेंड होते हैं किसी चीज़ से, कि ये क्या देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ऑफेंस के बाद हम आर्ग्यूमेंट सोचते हैं, हम डिबेट करते हैं, कभी हम डिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, कभी हम ये भी बोलते हैं कि इसको हटा के कुछ नया आना चाहिए। सो पर से ऑफेंस इज नॉट बैड। अगर कोई कुणाल कामरा की कॉमेडी से ऑफेंड हो रहा है, ऑफेंड हो, लेकिन उसके बाद डिबेट करे, डिस्कस करे, कुछ और बेहतर लाए। ये नहीं हो रहा है, अब सीधा ऑफेंड का यही है कि एफआईआर करो या किसी मॉब को भेजो या किसी को पुलिस जेल में डालो या उसका पूरा धंधा ही चौपट कर दो। ये बहुत बहुत कंसर्निंग एस्पेक्ट है। तब ऑफेंस नहीं होते हैं ऑफेंड होने वाले लोग जब खुलेआम सड़कों पे लोगों के मर्डर होते हैं, तब तो आप ऑफेंस नहीं होते। मैं अपना एक उदाहरण देता हूं कि ये ऑफेंस वर्ड के यूज के लिए, राइट, एक जो आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता आप सहमत हो या ना हो, लेकिन आई एम सेइंग दिस वेरी, मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। ये ऑफेंस वर्ड का जो यूज है अपनी कन्वीनियंस के लिए है, कि मुझसे कुछ मत कहो और बाकी तुम कुछ भी करते रहो, ठीक है। जैसे अभी आपने आज ही का जो आपका प्राइम विषय है, जिसमें आपने राहुल गांधी पर बहन की बात कही कि अपने बहन का गाल प्यार से छूने पे लोग डेकोरम के बाहर नहीं आ जाती हैं चीज़ें। अभी मैं एक वीडियो कर रहा था बर्ड फोटोग्राफी पे, तो मुझे उसने कहा कि ये एथिक्स के खिलाफ है कि आप एक बर्ड का मेटिंग का जो शॉट है वीडियो मत दिखाना, राइट। तो मैंने कहा कि भैया ऐसे तो नेशनल जियोग्राफिक में और उसमें तो सभी की मीटिंग, डेविड एटनबरो कुछ कर ना पाए। और आजकल जो हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ तो इंसानों की भी इस तरह के वीडियो चल रहे हैं। तो ये, लेकिन उनका चलो एथिकल है, मान लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस लिहाज से जो ये ऑफेंड होना, लोगों के सेंटीमेंट चोट होना, इसका मुझे नहीं लगता कि आर्टिस्ट का काम है लोगों को ऑफेंड करना। और उसके प्रति कोई ज़्यादा मतलब एज ए, जब तक हम बोल रहे हैं इसके तहत से। और चार्ली हेब्दो की मामला यही तो कहते हैं सबसे ज़्यादा, इस्लाम, खुल के बोलता हूँ, इस्लाम के बारे में सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि भैया इस्लाम पे आप नहीं कर। चार्ली हेब्दो ने तो यही किया, तो हमने उसका भी विरोध किया। हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू किल चार्ली हेब्दो? जो लोग हैं, उन्होंने जो भी कार्टून बनाए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे भी बनाए, उन्होंने इस्लाम पे भी बनाए, उन्होंने सब पे बनाए हैं। दैट इज द रियल करेज। आई मीन वी विश कि हम ज्यादा डिस्प्ले कर सकें उस तरह के करेज को। तो ये ऑफेंड होना है फालतू की बात है। कई बार रियल रिस्क को कैलकुलेट किए बिना करेज शो कर देना भी गड़बड़ होता है। रिस्क कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए शार्ली हेब्दो में, इंडिया में खासकर हिंदुस्तान में। लेकिन लोग उसके लिए मरे भी हैं, लोगों ने। ऑफ कोर्स नहीं, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि वो हमारे टाइम का सबसे बड़ा आर्टिस्ट जाके दुनिया में पता नहीं विदेश में जाने कहाँ जार्डन में जाके मरा, तो ये किसके लिए सम्मान की बात है? चाहे MF हुसैन की। आप कुछ जोड़ रहे थे आनंद, आपकी आखिरी बात, और फिर मनीषा कुछ कहना चाहें तो हम रैप करेंगे। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का दर्शन दूसरे तरह से ले लिए। सुप्रीम कोर्ट का इस पे दर्शन बहुत व्यापक है, बहुत चीज़ों को ऑफेंस के में नहीं रखता है। आपने अगर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट, मैं वही बात कह रहा हूँ, उसको जाके देखना चाहिए। पर हर चीज में हम ये कहें वहां जाके दरवाजा खटखटाना, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं कोर्ट में ले जाने की बात, वो है कि इफ एवरी सिंगल जोक एंड कॉमेडी एक्ट इज गोइंग इन कोर्ट, इसका मतलब इट्स ए डिकेइंग एंड रॉटन सोसाइटी। ये लेकिन मुझे लगता है अभी भी अधिकांश कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें इंटरनेट पे देखता हूँ जो कोर्ट के पास कोई मामला ही नहीं रहेगा, सिर्फ वही निपटाते रहेगा। लेकिन ज़्यादातर जा रहा है कोई जो समूह से जुड़ा है या राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है या कुछ पॉलिटिकल मोटिव, तो इसमें एक मेजर रीज़न है ही है। और हाँ, इस पर एक बात मैं मतलब इसको शायद समाप्त करने का ये ठीक तरीका हो सकता है। 2012 में जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रश्दी को वहाँ उनका प्रवेश बाधित किया गया था, नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने एक संबोधन दिया था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में सेकेंड सेंचुरी BC, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भरत मुनि की नाट्यशास्त्र जो
परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जो टेक्स्ट है, उसमें एक अध्याय है। उस अध्याय में है कि जो स्वर्ग में हैं ईश्वर जो हैं, और कई ईश्वरों का समूह, कई भगवान थे, तो वो जो है बहुत बोर हो गए और उन्होंने कहा कुछ मनोरंजन का प्रबंध करें। तो एक नाटक का मंचन किया गया। अब उस नाटक में इंद्र और दानवों के बीच लड़ाई दिखाई गई। अब ये देखकर दानव जो है बहुत ऑफेंड हो गए, हृदय जी की भाषा में। तो दानव बहुत सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, हृदय जी की नहीं। तो बहुत ऑफेंड हो गए और जाकर उन्होंने कूट दिया फिर, मतलब जो स्टेज पे जो परफॉर्मेंस। तो उसके बाद इंद्र और ब्रह्म ने एक सुरक्षा कवच बनाया और कहा कि ये जो मंच है, ये मंच जो है वो एक पवित्र स्थान है और यहाँ परफॉर्मेंस जो होगा उसको कोई जो है, मतलब कहने का मतलब कि जो कला है और उसकी अभिव्यक्ति का, नाट्य शास्त्र में भी उसके रक्षा का की बात कही गई है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो है वो। तो ये फिलॉसफी तो सलमान रश्दी ने इसे कहा कि यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन नहीं, इस देश में जो है कला के प्रति जो एक सम्मान है या उसके स्वतंत्रता की संस्कृति सिविलाइजेशनल है। तो ये बात कही थी यहाँ। तो ब्यूटीफुल स्टोरी। आखिर में बस मैं एक चीज, ये जो ऑफेंड वाली बात है, कई बार मुझे लगता है कि जो हम जिस फेज से हिंदुस्तान गुजर रहा है इस मामले में, इनको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। पाकिस्तान में इससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है ये जो सैटायर की और तंज की ये जो पूरी राजनीति ऑफेंड करने की। मुझे आर्टिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मुझे वो जोक याद आ रहा है, तो मैं वो जोक सुना देता हूँ कि वो अचानक से मंच पूछते हैं और सबसे पूछते हैं कि वो इस्लाम की तरक्की में सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी। तो वहाँ से जो वहाँ बैठे थे उन्होंने जवाब दिया, इस्लाम की तरक्की में सबसे बड़ी कुर्बानी बकरों की है। तो कहने का मतलब है कि कुर्बानी वहाँ चल रही थी युगों युगों से और इस्लाम तरक्की करता जा रहा था। तो ऑफेंड होने का मतलब हर तरह के लोग वहाँ भी थिन स्किन लोग हैं, लेकिन एक मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अपना जो विजिटिंग कार्ड अपनी पहचान इस बात से बताते हैं कि वी रिप्रेजेंट दिस फ्रेटर्निटी। इफ यू रिप्रेजेंट दिस फ्रेटर्निटी यू शुड बी खड़ा होना चाहिए, थोड़ा इवॉल्व होना चाहिए आपको। मैं एक चीज बस जोड़ना चाहता, आपने टेलीविजन वालों की बात की, मैं उसमें हिंदी न्यूज़पेपर्स की भी बात करना चाहता हूँ। हिंदी न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी उतने ही रूढ़िवादी जड़ियल मानसिकता के हैं। उनके संपादकीय मैंने देखा पढ़ा है, वो इक्का दुक्का किसी ने किया हो तो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बहुत ही घटिया उसमें संपादकीय लिखे थे इस इशू पे। खैर, हम समय की सीमा और थोड़ी तो मर्यादा रखते हुए अपनी बात को यहाँ पर रोकेंगे और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो मैं सोच रहे हैं तो हृदय आपके पास तो होगा ही होगा, बताओ जो भी नहीं किया, लेकिन आपने शायद इज्जत रख ली, आपने भारत एक खोज के एपिसोड वो बताए। तो मैं एक बात ये भी कहता हूँ कि अगले 52 हर दिन एक ऑफेंड पे भारत एक खोज का एक एपिसोड अगले एक साल का इनका तय हो गया। लेकिन कि पिछली बार के मैंने नहीं दिया था रिकमेंडेशन, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो औरंगजेब की पूरी कंट्रोवर्सी हुई उसमें अगर लिबरल ग्रुप को देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू का जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जिसके बारे में आनंद ने भी बोला होगा उस दिन, तो संघ के पाले में खड़े हैं। नहीं हाँ नहीं उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने पूरी बात बताई, आधी बात नहीं बताई। उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से बोला, जो आज हमारे जो लिबरल साथी नहीं बोल पा रहे। राणा सांगा के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो एपिसोड हमने आपस में व्हाट्सएप में शेयर किया था, उसमें राणा सांगा के बारे में भी नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बात बताई गई। केवल राणा सांगा ने इनवाइट नहीं किया था बाबर को, इब्राहिम लोदी भी था इनवाइट करने वाला। तो पूरा सच जब हम नहीं देखते तो ऑफेंड बहुत ज्यादा होते हैं। फिलहाल मैं अपने इंटरेस्ट की ओर लौटता हूँ, तो मैं एनवायरमेंट की जो किताब है डॉक्टर अब्दुल जमील उर्फी जी की, और ये क्योंकि लिटरेरी एंथोलॉजी है, बर्ड्स ऑफ इंडिया। अगर इस किताब को आप पढ़ें तो इसमें कई अच्छे राइटर्स के लेख हैं, तो इस बार के लिए ये है। और अब मुझे हवाले करता हूँ आनंद के लिए।
आनंद तो को याद आ आनंद गई सोच होंगी रहे हैं तो अपनी। मनीषा का ले लेते हैं रिकमेंडेशन। हाँ, लंबा सोचे बहुत हैं अच्छा आनंद। इंटरव्यू है न्यूज लॉन्ड्री पे उपमन्यु चैटर्जी का, अभिनंदन के साथ। उपमन्यु चैटर्जी जो इंग्लिश ऑगस्ट पढ़े हैं या फिर उसके बाद की मूवी देखी है, वो सब जानते ही होंगे कौन है। राइटर हैं, उनकी नई बुक आई है। बहुत मज़ेदार इंटरव्यू, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वॉच समथिंग जिसमें बहुत ईज ऑफ कॉन्वर्सेशन है और मजाक हो रहा है और विट है काफ़ी, तो डेफिनेटली वो देखेगा। अनुराग का पीस ज़रूर पड़ेगा न्यूज़ लॉन्ड्री पे। मुझे हमेशा लगता है कि इतना हम हर महीने डिस्कस करते हैं, कोई ना कोई जेल जा रहा होता है, कोई ना किसी के ऊपर FIR होती है, तो इस पर क्या नया हम बोल सकते हैं। लेकिन अनुराग वाकई ये पूरी कंट्रोवर्सी को बहुत अच्छा, उसका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन, उसका पावर प्ले बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है, तो वो ज़रूर तो पड़ेगा। दोनों ही प्रॉपर्टी सब्सक्राइबर्स ओनली है। यस, नहीं सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए फ्री है, सब देख सकते हैं। आनंद जी हाँ, मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा लंबा है। वो तो हमेशा की तरह। नहीं है, एक ही वो तो हमेशा बड़ा है तो बेहतर है, पहले एक ऐड आता नहीं, था ना, बड़ा है तो बेहतर है। है ओके साबुन वाकई काफी बड़ा है। तो यही तो ऐड था। अरे ओके और लाइफ बॉय दो ही तो साबुन थे। बोलिए। बॉय बहुत चुपता था नहीं तो दो तीन लोग नहा ले उससे, उसके बाद ही नहाया जा सकता। याद है आपको? उसका लाइन मुझे याद होगी ना, नया ओके एक उसमें नहाने था का साबुन वाकई कि बहुत बड़ा है। आप नहा सकते थे पहले लाइफ बॉय की नई टिक्की से। हाँ आनंद बताइए। नहीं लाइक इतना बड़ा सा पीस होता था, सर पे मार लो। ओके ने जब लाल अपना रंग किया था तो एक ये भी था, आप भी लाल हो आप भी लाल हो जाए। तो ये उसके बाद जो ऐड आया, जो अपने पसीने की खाते हैं वो कल्पा से नहाते हैं, कल तब जाके हमारा ट्रांजिशन पर सबसे बड़ा जो पावरफुल लाइन इसमें अब तक मुझे मिली है, इसमें सबसे जो अमर टाइप लाइन है वो लाइफ बॉय की है। लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, सबसे पावरफुल लाइन। हाँ, याद भी रहता है। और अलग पद्मश्री का वो इस पे मैं एक और चीज बस ऐड कर दूं बिफोर आनंद, कि कितने जिंगल जैसे लाइफ बॉय है हमको याद है। आज के जमाने में कोई भी ऐड ऐसा जिसका लास्ट ऐसा जिंगल मुझे लगता है AR रहमान का एयरटेल वाला था। That is musical. You and I न वरना, लेकिन अभी कोई भी जिंगल ऐसा नहीं है जो किसी को याद रहेगा ना। एक बहुत पॉपुलर था उस टाइम के लिए, जिस लिरिल का था, लिरिल का ऐड था जो, लिरिल का बहुत पॉपुलर जिंगल है। तो लिटिल गर्ल की वजह से भी आपको ना, उसमें गर्ल्स तो हमेशा बदलती रही लेकिन जिंगल वही रहा उसका। हाँ इस पर मेरा एक कहना है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। पहले रिकमेंडेशन या बता दीजिए इस कंटिन्यूएशन में। मेरा एक है, हाँ बता दीजिए। खैर बाद में कभी। अच्छा वो शायद पेड भी है। तो पिछले सप्ताह हिंदी के एक बड़े कवि लेखक को ज्ञानपीठ मिला, विनोद कुमार शुक्ल को। तो विनोद कुमार शुक्ल पहली बात उनको वो जब पुरस्कार मिला तो उनका रिएक्शन जो है वो देखिए, वो खुद एक कविता है उनका जो रिएक्शन है। और मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर उसे सुना लाइव था। हाँ, और कई लोगों ने लिया और माइक रखा हुआ है और उन्होंने बोला कि मैं उसे सुना रहा हूँ। और मुझे लगा कि ये खुद एक कविता है कि मैं लिखना बहुत कुछ चाहता था, बहुत कम लिख पाया। देखा मैंने बहुत, सुना भी बहुत, अनुभव भी बहुत किया, उसमें से थोड़ा ही लिख पाया। जितना बचा है अपने बचे जीवन में, अपने बचे लेखक को कुछ लिख उसको सामने लाऊं या ना ला पाऊंगा, यह दुविधा है, यह अफसोस है। मैं अपने जीवन का पीछा अपने लेखन से करना चाहता हूं, लेकिन जीवन तेज रफ्तार से कम हो रही है और लेखन पीछे छूटता जा रहा है। यह पुरस्कार कैसा लगा? अच्छा लगा। यह सोच के मन में उथल पुथल होता है, कैसा लगा। तो ये कविता ही है। ये वेरी ब्यूटीफुल। तो और वो इमेजरी की मैं जीवन का पीछा कर रहा हूँ, जीवन छोटा होता जा रहा है। तो विनोद कुमार शुक्ल के कई चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उनकी जो आरंभिक जो काव्य संग्रह उनका है गर्मकोट,
जैसा एक आदमी विचार की तरह चला गया, गर्म कोट पहनकर आदमी विचार की तरह चला गया। फिर जो उपन्यास है नौकर की कमीज हुआ, एक दीवार में एक खिड़की रहती थी, और भी कई चीजें हैं। उनका कविता बहुत चली थी जो हताशा से एक आदमी बैठा था, मैं उस आदमी को हताश बैठा था, मैं उस आदमी को नहीं जानता था पर हताशा को जानता था। तो एक है कि इंडियन एक्सप्रेस, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने उन पर एक फीचर किया था बहुत पहले, आशुतोष भारद्वाज ने, वो तो आई जाता है उसमें एक चीज उन्होंने कही थी, और जो युवा ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, इसको ध्यान दें। उन्होंने एक बात कही थी, विनोद कुमार शुक्ल ने, कि मैं चीज़ों का उत्तर नहीं देता ज़्यादा, क्योंकि उत्तर देना एक क्रिएटिव काम नहीं है, एक जो है रचनात्मक काम नहीं है। और अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत छोटा सा एडिटोरियल लिखा था, मेरे ख्याल से उसका नाम था लाइट एंड मिरर। तो उसका सारांश यही था, अंग्रेजी में था इसलिए अंग्रेजी का ये मंच नहीं, लेकिन सारांश यही था कि आज के समय में जब लेखक जो है लेखन के अलावा सोशल मीडिया पर या फिर लिटरेरी फेस्टिवल्स में, बुक लॉन्च में बोल रहे हैं, उस समय में जो है ये एक ठहराव का अवसर है विनोद कुमार शुक्ल, कि वो आदमी जो है हिंटरलैंड से, जो कि लकी रहे, क्योंकि उनकी कविताएं मेट्रोपॉलिटन इंडिया तक और उपन्यास कोई लोग उनके फेमस एडमायरर्स पहुंचा दिए उनके जो हैं, लेकिन एक ठहराव है उस आवाज़ में। और वो जो है, जो कला है, अगर वो दर्पण है तो उसे कोई प्रकाश की ज़रूरत नहीं है कि, और वो कला के, मैं रोमांटिसाइज नहीं, एक रोमानियत नहीं पैदा कर रहा हूँ, एक साहित्यिक व्यक्तित्व में एक लिटरेरी पर्सोना ऐसा ही होना चाहिए या रोमांटिसाइज उसको करना, लेकिन जो ये ब्लैबर और बहुत ज़्यादा शोर है, उसमें मुझे एक लाइन उसमें, और एक्सप्रेस में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो एडिट आप पढ़िएगा, और उसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि विनोद शुक्ल जब बोलते हैं, ये मेरा मानना है, तो बोलने की प्रक्रिया जो है एक हिंसा लगती है, लगता है कि इस, मतलब अंग्रेजी में कहें तो स्पीकिंग इटसेल्फ इज़ अ वायलेंट एक्ट, क्योंकि लगता है कि वो आसपास के अपने ठहराव को, शांति को भंग कर रहे हैं और वो बोलना नहीं चाहते हैं, ऑलमोस्ट गिल्टी माइंड से बोल रहे हैं। तो मुझे जो है बहुत तेज़ी से, ये मेरा बायस भी हो सकता है, मुझे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग उतना मेरे स्वभाव में नहीं जचते हैं। तो एक ये भी है कि मेरा पर्सनल बायस है उनके फेवर में, लेकिन ऐसे कई लोग आपको हमारे प्रांत में, बिहार में वगैरह में, या उत्तर प्रदेश में, या बहुत हिंदी पट्टी में मिल जाएंगे, जो मुझे लगते हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनकी कविताएं, उनके लेख नहीं कभी पहुंचेंगे यहाँ तक। और लेकिन विनोद शुक्ल जो है उस मामले में मुझे भाग्यशाली हैं एक तरह से, लेकिन फिर भी एक हिंटरलैंड इंडिया के एक, मतलब एक दूसरा पक्ष आपको दिखता है। बिल्कुल। और कोई उनकी जो पुस्तकें हैं वो मैंने रिकमेंड की, कुछ किताबें बताएंगे कुमार शुक्ल का साहित्य। तो अच्छा, एक बात मैं कहूँ, विनोद कुमार जो इन्होंने कहा कि मतलब बोलने को लेके कहा, तो मैंने एक देखा, और मैं इसको थोड़ा जिस आपने जो सबलाइम बात कही, मैं उसको वो नहीं करना चाहता बिल्कुल डाइल्यूट, लेकिन जो ट्विटर पे जब आप आए तो हर कोई उनके बारे में लिख रहा था, ठीक है। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने उनके बारे में सुना नहीं होगा, वो भी कभी और ना एक दबाव भी होता है सोशल मीडिया का लिखने का, तुरंत निकाली एक किताब। कई लोगों ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब आ गई, अरे आ गई तो पढ़ो यार, उसे ट्विटर पे क्यों डाल रहे हो। तो एक ने लिखा, बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी कि विनोद कुमार शुक्ल पर कुछ न सूझ रहा हो तो लिखना जरूरी नहीं है। तो ये जो बात कही आपने वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत प्रतिभाशाली और बहुत दूर हैं और बहुत शांत हैं, और सुर जो है वो पंचम सुर नहीं है। विनोद कुमार शुक्ल की इतनी तारीफ हो गई है, बस मैं एक छोटे से विवाद से कोई यहाँ पर याद करना चाह रहा हूँ। वो इतने सीधे व्यक्ति कि वो आशुतोष ने उसको, नहीं आशुतोष ने, मानव कौल ने उसको उभारा, उनकी नहीं, पर आशुतोष ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बाद में लिया। हाँ, लेकिन वो उभारा मानव कौल ने ना, उनसे मिलने के बाद। उनके जो सबसे पॉपुलर किताब, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, और मुझे तो लगता है कि हमारे समय में, मतलब जो
जो गद्य से चमत्कृत करने वाली चीज है, एक एक सेंटेंस उसका जो दीवार में खिड़की रहती थी, मतलब एक आदमी होता है कि आप कल्पना कर रहे हैं और कल्पना के पार जाके, जो उनकी किताब है कि नहीं, कि वो कहते घर से बाहर रहकर, घर से दूर रहकर घर को देखना, बाहर के तौर पर, बाहरी के तौर पर, वो उस किताब की दीवार में खिड़की रहती कि एक एक लाइन में वो इसी तरह की चीज है। तो वैसा गद्य में और किसी का, मतलब ये हो सकता है कि मेरी नजर से ना गुजरा हो, लेकिन जितना मैंने पाया है वो एक्चुअली बहुत चमत्कृत करने वाला गद्य है। दीवार में खिड़की रहती थी, तो उनका विवाद हुआ जब उन्होंने लिखित में दे दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी किताब का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन करे, इसके बावजूद किताबों को मुक्त कर दिया जाए। उसके बावजूद ये लोग छापते रहे बिना रॉयल्टी दिए और उससे कमाते रहे। इतने मतलब अनैतिक टाइप लोग हैं यहाँ पर बैठे। स्टेटमेंट यहाँ पर वो क्यों चाहते थे कि उनके ना, मैं बता रहा हूँ, कोई उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं क्योंकि उसके मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ एक यहाँ पर, एंड इट शुड बी पुट, अगर आप अलग से इसको पब्लिश करें तो और अच्छा है। अपने इस शॉर्ट्स में ये वो हिंदी प्रकाशक बहुत ही नंबर 1 के परले दर्जे के, मतलब मैं ज़्यादा कठिन वर्ड से यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए होंगे, ठीक है। उनका जो स्टेटमेंट था मनीषा, वो इस बारे में था कि आपने मेरी किताब ले ली और कहने को कागज़ों में, वो किताब एक बार अगर पब्लिशर के पास जाती है तो जब तक पब्लिशर आपको वापस न करे वो किताब आप किसी और पब्लिशर के थ्रू नहीं छपा सकती, क्योंकि उसके पास पब्लिशिंग राइट्स हैं। ऐसा कोई नियम ये पब्लिशर खुद फॉलो नहीं करते हैं। आज बहुत से पब्लिशर हैं जो मुझसे कहते हैं, आनंद को पता है, हम आपस में बात करते हैं कि आप फलाने का जो साहित्य है वो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए। कहीं कोई बैठा हुआ अगर लैटिन अमेरिकन राइटर है, उसकी कोई किताब इन्हें लगी कि यहाँ बिक जाएंगी 5000 कॉपी, तो वो छाप दे। पर कभी दे डोंट बॉदर टू नो कि उसका पब्लिशिंग राइट क्या उसने दिया है आपको हिंदी में पब्लिश करने का। तो चोरी चकारी जो चलती है इसके वो विक्टिम रहे। और खुल के कहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हमारे मित्र जो आपने पहले मानव की बात की, उसके अलावा आशुतोष भारद्वाज ने बड़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो राजकमल पब्लिशिंग हाउस के ऑथर होते हुए उनके पक्ष में उन्होंने कहा स्टेटमेंट कि उनको उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक बात है। तो बस वही रिकमेंडेशन मुझे करना है आखिर में एकदम, तो लेकिन ये बड़ा अच्छा रहा कि आनंद ने इतने महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पर इसका संज्ञान में ले आए। उनकी किताबों का बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइम पे, हमने खुद यहाँ पर कई बार उनकी किताबों को रिकमेंड किया हुआ है। मैंने इस बार टिप्पणी में एक सेगमेंट किया हुआ है उनके पुरस्कार पर, तो उसको भी थोड़ा सा चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा मेरा एक रिकमेंडेशन है न्यूज़ लॉन्ड्री का, जो कि इस हफ्ते आई एक इन्वेस्टिगेशन है किरण बेदी के ऊपर, आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो उसके लिए आपको न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, सिर्फ 99 रुपये, 99 रुपये। और साथ में राणा सांगा को लेकर बड़ा विवाद हुआ। तो राणा सांगा के ऊपर जो एपिसोड है जिसका जिक्र हृदय कर रहे थे आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, वो देखिए आप लोगों को थोड़ा सा। और बार बार आनंद की वो बात आती है, वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कोई ट्रेंड हिस्टोरियन नहीं थे, लेकिन बहुत अध्ययन के साथ बहुत सारी चीजों को मिला जुला कर उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, जिससे आपको एक पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। उस जमाने तो के विकिपीडिया, तो उस विकिपीडिया से बेटर ही, लेकिन एक डिस्टिल्ड, तो और साथ में आसानी से समझ में आए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से कोई बहुत सारी परिस्थितियों को जटिलता के साथ समझाएगा तो शायद दिक्कत होती है। तो उस लिहाज से भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया का वो एपिसोड आप देख सकते हैं, राणा सांगा वाला। ये मेरे 2 रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम आज ट्रेंड हिस्टोरियंस होने का भी क्या फायदा, आजकल लोग कौन सा इज्जत कर रहे हैं ट्रेंड हिस्टोरियन। ये भी है, तो वो है। इस चर्चा को आज हम यहाँ पर रोकेंगे। उससे पहले आप लोगों से फिर से एक बार अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री पूरी तरह से एक विज्ञापन मुक्त प्लेटफॉर्म है। विज्ञापन मुक्त होने का मतलब है कि हमको कहीं से कोई चवन्नी कहीं और से नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ जो सब्सक्राइबर हैं वो न्यूज़ लॉन्ड्री को चलाए रखने में योगदान देते हैं अपने सब्सक्रिप्शन के जरिए। तो हमें आपके समर्थन की, आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। मेरे साथ जुड़ने के लिए करुणा जी, हृदय, मनीषा, आनंद, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।